की सी दस्तक हुई। यरमान ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने होटल के रिसेप्शन के साथ कुछ और स्टाफ मेंबर्स भी खड़े थे। इन सबके हाथों में खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते थे। थोड़ी देर पहले ही नाश्ता मंगवाया गया था। फोन पर रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि हैरियत दरियाफ्त की, तो इसने कहा कि हैरियत के बारे में बता दिया था। सर, हम मैम की हैरियत दरियाफ्त करने आए हैं, रिसेप्शनिस्ट ने मुअत्तब लहजे में कहा था। अल्लाह पाक आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। हमें बहुत अफसोस है, कल हमारे होटल की गैर जिम्मेदारी की वजह से आप दोनों को तकलीफ का सामना करना पड़ा। इनके पीछे होटल का वो ड्राइवर भी मौजूद था जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। वो आके बड़ा शर्मिंदगी से झुकी हुई निगाहों के साथ बोला, सर मुझे माफ कर दीजिए, इस वक्त मैं डर गया था, ये सोचकर कि कहीं कोई जानी या माली नुकसान ना हो जाए, और अगर हो गया तो सारा इल्जाम मुझ पर ना आ जाए। इसी डर से मैंने झूठ बोला कि मैम खुद अपनी मर्जी के साथ आगे बढ़ गई थी। हालांकि हकीकत यह है कि मैंने ही इनसे कहा था कि अगर जाना चाहती हैं। इसकी आवाज में बेहद नदामत थी। है तो आके चली जाए। मुझे गाड़ी के नुकसान की फिक्र थी। डर था कि तनहा से पैसे कट जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। अगर कल मैम को कुछ हो जाता, कोई हादसा पेश आ जाता, तो यकीन करे मैं खुद को कभी माफ ना कर पाता। इसके चेहरे पर फिक्र और पछतावा साफ झलक रहा था। लगता था कि इसे वाकई अपनी गलती का शिद्दत से एहसास है था, और शायद वो वक्त वैसे भी जिंदगी की तलखियों से पहले ही गुजर रहा था। काका ने नरमी से मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा, नरम लहजे में बोली, कोई बात नहीं भैया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसकी आंखों में नरमी थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरे नसीब में लिखा था। अगर यह हादसा ना होता तो मुमकिन है कोई और बुरा वाकया पेश आ जाता। इसलिए आपको खुद को इल्जाम ना दे। मुझे वाकई आपकी बात से बुरा नहीं लगा। आप रिलैक्स हो जाए। इसकी तसल्ली पर यरमान ने एक सख्त गहरी निगाह काका पर डाली थी। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो होटल पर केस करने की बात कर रहा था, और यहाँ काका हर एक को माफ करती जा रही थी। लेकिन शायद यही मासूमियत थी जो यरमान के दिल को बेहद अजीज थी। बहुत शुक्रिया मैम, हम फिर भी शर्मिंदा है। होटल की तरफ से आपका ये पैकेज बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। हम जानते हैं कि आपको कोई फ्री पैकेज की जरूरत नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से आप लोगों को एक छोटा सा तोहफा देना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपने जो मसाइल उठाए वो रिसेप्शन ने नरम लहजे में कहा था हमारी वजह से थे। अरमान को यह सब कुछ इतना अजीब लग रहा था कि वो फौरन मना करने वाला था, लेकिन काका ने फिर से इसे रोका। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। वैसे तो हम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि हम वापस जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का शुक्रिया जो इतना कुछ कर रहे हैं, और हमें आपसे कोई गिला नहीं, क्योंकि जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। तो ऐसे में किसी को इल्जाम देना सरासर एक बेवकूफ़ी है, काका ने मुस्कुराते हुए कहा था। काका की बातों में इतनी मासूमियत और दरिया दिली थी कि यरमान की नजरें इससे हटना मुश्किल हो गई थी। काका की यही मासूमियत, माफी और नरमी, शायद इसके दिल में काका की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। नूरम और मुजावर लंदन पहुंचते ही सीधा अस्पताल आ गए थे। गाड़ी पहले से इनके इंतजार में मौजूद थी। नूरम बाबा से मिलने के लिए बेताबी की हदों को छू रही थी, और बाबा भी बेचैनी से अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नूरम कमरे में दाखिल हुई, बाबा ने दोनों बाजू फैलाकर इसे अपनी आगोश में छुपा लिया था। वो बिना किसी आर के भागकर इनके सीने से लगी फुट फुट कर रोने लगी। इतने दिनों की जुदाई और फिक्र के हिरमे में आंसू की सूरत बहने लगी थी। मुजावर ने सिर्फ मुख्तसर सी सलाम दुआ की और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। वो जानता था इस वक्त बाप बेटी को एक दूसरे के साथ तन्हा छोड़ देना ही बेहतर है। मेरा बच्चा, मेरी जान, कैसी है मेरी गुड़िया? फारूक साहब ने नूरम को अपने साथ लगाकर मोहब्बत से पूछा था। इनकी आवाज में बेपनाह शफकत और आंखों में नमी झलक रही थी। कितनी कमजोर हो गई हो वरसम, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? नूरम ने इनके सीने से लगे सर उठाया, आंसू से भीगी मुस्कुराहट के साथ बोली, नहीं बाबा, मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूँ। कमजोर तो आप हो गए हैं, देखो क्या हालत बना ली है आपने। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं खुद आपका ख्याल रखूंगी, आपकी डाइट, दवाइयाँ, सब कुछ। अब कोई लापरवाही नहीं होगी, देख लीजिएगा। मैं अब हर वक्त आपके पास रहूंगी, एक लम्हे के लिए भी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। इसकी आवाज़ इस बात से भीग चुकी थी। वो बाबा के हाथों को थाम कर यकीन दिला रही थी, जैसे खुद को भी यकीन दिला रही हो। जो कुछ भी हो चुका था वो अब दोबारा नहीं होगा बाबा। मैं किसी को भी हमारे रिश्ते के बीच में नहीं आने दूंगी। नूरम की आवाज़ लरस रही थी। वो हिचकियों के दरमियान बोलती रही, आई एम सॉरी बाबा, हर उस तकलीफ के लिए जो मेरी वजह से आपने सही। नूरम ने टूटे हुए लहजे में कहा और अपने दिल का बोझ हल्का किया। मैं मिराल की बातों में आ गई थी, उन्होंने मेरे दिमाग का इस्तेमाल किया। मेरे साथ वो इतना बड़ा हादसा हुआ और मैं आपको नहीं बता सकी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप कभी मेरा साथ नहीं देंगे। मैंने अपने बाप के बजाय दूसरे पर भरोसा किया, जिसका अंजाम भी देख लिया। अब मैं सिर्फ अपने पापा पर भरोसा करूंगी। लेकिन अब वो फूट फूट कर रोते हुए बाबा के सीने से लगी थी, जबकि फारूक साहब की भी हालत कुछ मुख्तलिफ न थी। इनकी आंखों से बहते आंसू इनके दिल का सुकून बयान कर रहे थे। इनकी बेटी लौट आई थी और अब वो खुद भी इसे कभी खुद से जुदा करने का कोई इरादा नहीं रखते थे। मुजावर कमरे से बाहर निकला तो फौरन फारूक साहब के गार्ड्स को अलर्ट कर दिया। अब ये मामला मुकम्मल तौर पर इसके हाथ में था। वो इसे हर हाल में इसे हल करना चाहता था। अगर वो एक लंबा और थका देने वाला सफर तय करके आया था, फिर भी वो फिलहाल आराम करने के मूड में नहीं था। कंपनी जाने का इरादा तो इसके जहन में था, मगर इसने पहले हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाना जरूरी समझा था। हर तरफ अपने बंदे तैनात करवा दिए थे। सबको वाज़ेह हिदायत दे दी कि अब तमाम मामलात वो अपने तरीके से संभालेगा। शाम होने से पहले ही वो इसे वीडियो तक भी पहुंच चुका था, जिसने सारी सूरत हाल को बरकाया था। फारूक साहब के गार्ड मुकम्मल तौर पर इसके साथ तामन कर रहे थे और मुजावर के हुक्म पर अमल कर रहे थे। अखलास खामोशी से अपने कमरे से निकल कमरे में दाखिल हुआ तो मंजर ने इसे टिकटने पर मजबूर कर दिया था। आशी फर्श पर बैठी थी, सामने इसका आर्मी बैग खुला पड़ा था और वो मोहब्बत से इसकी चीजें तरतीब से रख रही थी। हर कपड़ा, हर कागज, हर छोटी छोटी चीज को इस अंदाज में समेट रही थी जैसे वो अखलास का सामान नहीं अपना दिल समेट रही हो। अखलास ने गहरी सांस ली। इसकी आवाज में अजीब सा भीगापन था। आशी,
आशी ने पलट कर इसे देखा, फिर मुस्कुरा दी, वही धीमी सहमी हुई मगर मोहब्बत से बड़ी मुस्कुराहट। आपकी ड्यूटी है ना, आपको मुकम्मल तैयार भेजना मेरी जिम्मेदारी है। अखराज चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से कदमों से आया और उसके सामने बैठ गया। आशी ने बैग की चेन बंद की और सर झुका लिया। अखराज ने इसका हाथ थामा, इसकी उंगलियों पर होंठ रख दिए। तो मेरी सबसे बड़ी ताकत हो आशी, इसने सरगोशी की और आशी के दिल में एक अजीब सी सुकून बड़ी लहर दौड़ गई। मैं इस वाल पर बाबा और भैया की फोटो लगाऊंगी जब आप वापस आएंगे। वो मुस्कुराकर बोली तो अखराज ने नरमी से हाँ में सर खिलाते इसके माथे पर लब रखे थे। डिस्चार्ज सर, हमें जल्दी फारूक साहब को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इन्हें गोली लगी है, इन पर जानलेवा हम, डॉक्टर ने नरमी मगर वासिया अंदाज में कहा था। आप समझने की कोशिश करें, अस्पताल की सिक्योरिटी में वो बिल्कुल महफूज है। मुजावर संजीदगी से डॉक्टर के सामने खड़ा था, इसकी नसें पर एतमाद थी। मुजावर ने ठहरे हुए मगर सख्त लहजे में कहा, यह मेरा मसला नहीं है डॉक्टर, मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि फारूक साहब को फौरन डिस्चार्ज कर दिया जाए। अब इनकी बेटी इनके साथ, इनका मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। अस्पताल में जो सहूलियात दस्तियाब है वो सब हम घर पर मुहैया कर सकते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, सारी मेडिकल टीम हम अरेंज कर लेंगे। वो एक लम्हे को रुका फिर ठोस लहजे में बोला, जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि घर पर वो ज्यादा महफूज होंगे, और वैसे भी ये मामला मैं 1-1.5 हफ्ते में हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसके बाद किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं रहेगी। मुजावर के लहजे में यकीन था, मेरे होते हुए फारूक साहब का कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने चमलम में खामोशी से देखा, फिर नरमी से सर हिला दिया। ठीक है सर, अगर आप इसकी गारंटी ले रहे हैं तो हम डिस्चार्ज के अमल में रुकावट नहीं डालेंगे। आप इनके अपने हैं, आप बेहतर जानते हैं कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत। डॉक्टर का अंदाज अब मुकम्मल तौर पर मुजावर के फैसले को कबूल कर चुका था। वो डिस्चार्ज पेपर तैयार करने का हुक्म देता फारूक साहब के कमरे की तरफ आ गया था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसी तबीयत है आपकी? मुजावर सुबह सवेरे ही इनसे मिलने आ गया था। तैयार हो जाए, आप घर जा रहे हैं। मुजावर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खबर दी थी, कल रात को इनके घर पर ही रुका था। नूरम तो अस्पताल छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, सारी रात वो अपने बाबा के पास रही, इनकी तमादारी करती रही थी। मुजावर ने भी इसे मजबूर नहीं किया, जानता था कि नूरम के लिए इस वक्त सबसे अहम इसके बाबा थे। वाह मुजावर का, क्या वाकई हम बाबा को घर लेकर जा सकते हैं? नूरम खुशी से चमक उठी थी, लेकिन अब फौरन ही अपनी तफ्तीश का इजहार भी कर बैठी। कल रात डॉक्टर कह रही थी कि ऐसा मुमकिन नहीं। वो शरारत से डॉक्टर कौन होती है हमें मना करने वाली प्यारी बहना? वो शरारत से मुस्कुराया था। मैंने खुद डॉक्टर से बात कर ली है, डॉक्टर साहब ने इजाजत दे दी है, 2 दिन के अंदर हम इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। तुम बस वापसी की तैयारी करो। और हाँ अंकल, मैं आज सुबह आपकी कंपनी में गया था, मामले को काफी हद तक समझ चुका हूँ, बहुत जल्द इस केस को भी मुकम्मल तौर पर संभाल लूंगा, बेफिक्र हो जाए। मुजावर की यकीन बड़े लहजे को सुनकर फारूक साहब के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया था। आज जिंदगी में पहली बार इन्हें लगा जैसे वाकई इनके बेटे जैसा कोई इनके साथ है। अखराज जाने से पहले अरताश परिविश और मूसा के साथ खूब मस्तियां कर रहा था। कभी मूसा को गोद में उठाता, कभी परिविश को छेड़ता, कभी बेसाख्ता हंसता। परिविश जो आज तक किसी से नहीं लड़ी थी, इसे छोटी छोटी बातों पर लड़ती। शायद भाभी और देवर का रिश्ता कुछ ऐसा ही था। अखराज अपनी छोटी सी बेटी, इस पर तो जैसे जान छिड़क रहा था। बार बार इसे बाजू में उठाकर चूमता, माथे पर बोसा देता, छोटी छोटी उंगलियां थामकर खुद में समाने की कोशिश करता। जिया, वो नाम जो सबने मूसा की पसंद पर रखा था, आज अखराज के लबों पर दुआओं की सूरत था। जैसे ही आर्मी की गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी, अखराज की निगाह आशी पर टिकी। लगा शायद आशी अब रो पड़ेगी, इसके जाने का गम इसके चेहरे पर बिखर जाएगा, मगर नहीं। आशी मजबूत थी, अपने आंसू जब्त किए होंठों पर एक हौसलामंद मुस्कुराहट सजाए खड़ी रही। मैं और जिया आपकी वापसी का इंतजार करेंगे, चाहिए अपना फर्ज निभाइए, इसने धीरे से कहा था। कल मैं अताश भाई और परिवेश के साथ चली जाऊंगी, जब तक आप वापस नहीं आते वहीं रहूंगी। अखराज ने सबसे अलविदा ही अंदाज में मिला, फिर आशी के करीब आया, खामोशी से इसके माथे पर एक प्यार भरा बोसा सब किया। फिर जिया की तरफ झुका, इसे गोद में भरा, बहुत सारा प्यार किया। अपनी नन्ही जान की खुशबू को अपने अंदर कैद किया और सामान उठाते दरवाजे से बाहर निकल गया। आशी की निगाह दरवाजे पर ही अटकी रही, जैसे दिल भी वहीं रख दिया हो। परिवेश ने आहिस्ता से आंखें से थामते अपनी बाहों में छुपा लिया। आशी रोई नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों के अंदर कहीं दुआएं लरस रही थी। इसे यकीन था इसकी हर दुआ कबूल होगी। इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने हमें बताया तक नहीं। मोमरेश की आवाज बड़ी हुई थी, आंखों में बेयकीनी और दुख था। वो बेइख्तियार होकर चीखा था, अगर कम से कम एक फोन तो कर सकते थे ना, अगर काका कुछ हो जाता तो। दिल की हालत जुबान पर आ गई। काका की तबीयत जानकर ममश की तो हालत ही खराब गैर हो चुकी थी। वो लोग सवात ही आ रहे थे और इनका स्टे भी इसी होटल में था। यरमान ने फोन पर जितना मुमकिन हो सका सारी मालूमात ममश को दे दी थी, लेकिन ये सोचकर कि काका की तरफ से ऐसी गफलत हो कि ममश का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। इसका दिमाग बार बार ये सोचता रहा कि अगर काका को कुछ हो जाता तो क्या होता। यही सोची संदत से तोड़ रही थी। जैसे ही वो होटल के अंदर दाखिल हुआ, काका को देखकर खुद ब खुद आगे बढ़ गए। वैसे अपने सीने से लगाकर कितनी ही देर खामोश खड़ा रहा था। आंखों से मोटे मोटे आंसू छलक रहे थे। बेशक वो हर वक्त काका से लड़ता झगड़ता था, लेकिन वो उसकी इकलौती बहन, इसकी जान, इसका सबसे कीमती रिश्ता थी। और आज जब इस पर इतना बड़ा खतरा मंडलाया था तो ममश का दिल जैसे टूट कर रह गया था। बस काका को अपनी बाहों में भरकर वो खुद को तसल्ली दे रहा था कि हाँ, अब वो महफूज है, अब वो इसके पास है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ काका, बिल्कुल भी ठीक हूँ, आप फिक्र न करें। देखिए मैं बिल्कुल फिट हूँ, काका ने जल्दी से कहा था। ममश का जब चुप रहो, मोमरेश का जवाब दे गया था। होटल से निकली ही क्यों थी तुम, जब जानती थी कि यरमान आसपास ही है? तो वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, यूं बेवकूफ़ी करने की क्या जरूरत थी?
सारा प्यार सारी मोहब्बत एक तरफ रखा, अब वो बस एक भाई था जो अपनी बहन की बेवकूफ़ी पर इसे डांट रहा था। काका ने मुंह फैलाकर नजरें झुका ली, जैसे अपनी गलती तस्लीम कर रही हो। होटल वाली कह रही थी कि खतरा है, मौसम बहुत खराब है, ये जो वो रोती हुई आवाज में बोली। ये जो ओले पड़ रहे थे ना, ये सब कुछ भी हो सकता है। सफाई देने लगी थी। अब क्या मुझे पता था कि अरमान जहाँ भी है वो सेफ है या नहीं, और मैं क्यों रहती किसी दूसरे के सहारे पर? अगर मेरा शोर वहां था जिसके साथ मैं आई थी, तो मैं होटल वालों के भरोसे पर क्यों बैठ जाती? अगर इन्हें कुछ हो जाता तो? तुम तो बस अरमान की हिफाजत करने गई थी ना, मोमरश ने बात काटते हुए तलखी से कहा, लेकिन अगले ही लम्हे काका के रोने जैसी मासूम सी सूरत देखकर इसका दिल पिघलने लगा था। यरमा ने आगे बढ़कर काका का बाजू थामा और इसे अपने साथ लगा लिया। यरमा ने नरमी से कहा था, मत डांटो इसे मोमरश, वो घबरा गई थी, हमारी तरह मेंटली रेडी नहीं थी किसी भी मुश्किल के लिए। वो नरमी से इसे समझा रहा था। इस पर पहली बार ऐसा वक्त आया था, डर जाना फितरी था, और ठीक ही तो कह रही थी। हमने कभी अपने घर की औरतों के मामले में बाहर वालों पर भरोसा नहीं किया, तो वो कैसे कर लेती? यरमान ने काका की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा था, और वैसे भी इसने मेरे लिए इतना खूबसूरत सरप्राइज प्लान किया था। यरमान के कहने पर वो नहीं जानती थी कि इसका सरप्राइज खराब हो जाएगा। काका के लबू वो नहीं चाहती थी कि इसका सरप्राइज खराब हो जाए। काका के लबू पर शर्मीली सी डबी डबी मुस्कुराहट उभर आई थी। मोमरश ने गहरी सांस भरते हुए कहा, ठीक है, जो कुछ भी हुआ इसे यहीं खत्म करते हैं, और ये हनीमून ट्रिप भी यहीं खत्म करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये इलाका मजीद महफूज है। आज रात भी शदीद बर्फबारी और ओलू की पेशगोई है। बेहतर है कि हम वापस चले। खतरा मोल लेने का कोई फायदा नहीं, जितना घूमना फिरना था घूम लिया। अब मजीद यहाँ रुकने की कोई हक नहीं। अब मैं मजीद यहाँ रुकने के हक में नहीं हूँ। इसकी बात सुनकर नायरा ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। नायरा ने नरमी से कहा, जी कहा, हम फिर कभी आ जाएंगे जब मौसम बेहतर होगा। फिलहाल हमें वापस जाना चाहिए। बर्फ और ये मौसम दूर से देखते ही सुनने में जितना हसीन लगता है, हकीकत में इसका सामना करना बिल्कुल मुख्तलिफ तजुर्बा है। यहाँ तक कि लोग इन सब हालात को हैंडल कर सकते हैं, हम नहीं। मुझे भी यहाँ मजीद नहीं रहना। सबकी नजरें अब काका की तरफ मुड़ गई थी। सब जानना चाहते थे कि काका क्या कहेगी। सफात आना इसका शौक था, यकीनन वापस नहीं जाना चाहती थी। काका ने अपनी मासूम सी हंसी दबाते हुए कहा था, जो मान कहे मैं वही करूंगी। इसके अंदाज पर सबकी हंसने की आवाजें गूंज उठी, जबकि वो खुद भी मान के साथ लगती शर्मा रही थी। अब तो जैसे इसके लिए सब कुछ इसके मान ही था। अस्सलाम वालेकुम मुजावर। बसम की आवाज में बेचैनी और गुस्सा छुपा नहीं था। नूनम कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रही? 25 काले कर चुका हूँ। अल्फाज सख्ती से अदा हुए थे, जैसे अंदर तभी तपश को रोकना मुश्किल हो गया था। मुजावर ने छूकर मोबाइल मजीद कान से लगाया और फौरन जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम का भाभी सो रही है। भाभी सो नहीं रही, बस अभी अभी हम अंकल को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा के लाए हैं। वो इनके पास बैठी हैं, शायद फोन साइलेंट पर हो या मसरूफियत में नजर न पड़ी हो। बस हमने गहरा सांस खींचा, जैसे खुद को मजीद कुछ बोलने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैं अभी भाभी को बता देता हूँ कि आपका फोन आया था। जैसे ही फारूक होंगे वो बिल्कुल ठीक है और आपसे रब्ता कर लेंगी, आप फिक्र न करें। अक्का मेरे साथ है, बस अपने बाबा की देखभाल में मसरूफ है। मुजावर ने जैसे समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, बस हमने बामुश्किल अपने लहजे की सख्ती को छुपाते हुए मुख्तसर सा कहा और फोन बंद कर दिया। फोन बंद होते ही वसम का जब टूटा था। दांत पीसते हुए गुस्से से बड़बड़ाया, हद होती है लापरवाही की। कम अज कम फोन तो उठा लेती, ना कॉल का जवाब दे रही है ना कोई मैसेज। आखिर बेबसी और गुस्से के आलम में इसने मोबाइल जोर से बेड पर पटका था। आखिर इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है? मोबाइल नरम गद्दे पर गिरते ही हल्की सी आवाज पैदा हुई, जैसे इसकी तपती हुई हालत पर वो खामोशी का पर्दा डाल दिया गया हो। अभी वो अंदर ही अंदर सिलक ही रहा था कि अंदर कमरे का दरवाजा चिड़चिड़ाते हुए खुला और माँ बेगम की मुतफिकर सी सूरत अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ बरसम बेटा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? इसके लहजे में माँ वाली मोहब्बत और फिक्र दोनों थी। कुछ नहीं माँ बेगम, बस वो एक जरूरी कॉल करनी थी। इनकी फिक्र को समझते हुए वो नरमी से बोला था, जब से आए हो इसी मोबाइल के साथ चिपक कर बैठे हो, कुछ खा तो लो। बरसम ने बोझल अंदाज में कपड़े भी बदल लो, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। बरसम ने बोझल अंदाज में नजरें उठाई। हाँ में सर हिलाते हुए इसने मोबाइल दोबारा अपने हाथ में उठा लिया, लेकिन मोबाइल को बेदिली से हाथ में घुमाते हुए गहरी सांस लेकर बोला, जी माँ बेगम। बस मैं खाने के लिए नीचे ही आ रहा था, फिर जैसे दिल का बोझ खुद ब खुद जुबान पर आ गया था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। पता नहीं क्या सोचा है, पता नहीं कहाँ मोबाइल रख कर भूल गई है। सोचा पहले नूरम से बात कर लूं। चंद लम्हे के लिए कमरे में खामोशी छा गई। माँ बेगम ने बरसम के चेहरे पर छाई उदासी को महसूस किया, लेकिन कुछ कहे बगैर मध्यम लहजे में कहा था, ठीक है बेटा, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। आप फोन के साथ मत चिपकना, सब तुम्हारा इंतजार कर रही है। कहते हुए वो लटकर दरवाजे से बाहर चली गई। इसने फोन वापस बेड पर रख दिया, एक खाली सी नजर बेड पर पड़े मोबाइल पर डाली और गहरी सांस लेते हुए कपड़े निकाले। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वो वॉशरूम में दाखिल हो गया था। वॉशरूम में जाते हुए भी नूरम की कमी की हलश इसके दिल में छाई रही थी। वो लड़की जो चुपचाप सब कुछ संभालती थी, सुबह के उठने से पहले कपड़े इस्त्री करके सलीके से रखे होते थे, ना नाश्ते की पूछने की जरूरत पड़ती थी, ना ही सामान ढूंढने की। वह खामोशी से हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखती थी, जैसे इसकी दुनिया का मरकज सिर्फ बरसम हो। अब 2 दिन हो गए थे और ये 2 दिन इसने किस तरफ से गुजारे थे, ये तकलीफ बस वही जानता था। बेकरारी बेचैनी कमरे की फिजा में इसकी अधूरी सी सांसों की गूंज बनकर फैल गई थी। नूरम की कमी हर शय से चीख चीख कर महसूस हो रही थी, कपड़ों की तरतीब में, कमरे की खामोशी में और बज़म के दिल के हालीपन में। और ऊपर से जो बात सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी वो ये थी कि वह ना तो फोन उठा रही थी और ना ही इससे बात कर रही थी। नायरा और काका के कमरे वापस
नायरा और काका के घर वापस आने से अलग ही रौनक लग गई थी। सब लोग इनकी वापसी पर बेहद खुश थे। रूहा और आसिया जीनत के साथ बैठकर इनके हनीमून की तस्वीरें देख रही थी। बातें करने के लिए भी जैसे खजाना था। कहने को तो वो सिर्फ 10 दिन के लिए गए थे, लेकिन इन 10 दिनों में बहुत कुछ नया और खूबसूरत हो गया था, जो सबको बताने के लिए वो बेताब थी। काका के अंदाज भी बदले बदले से लग रहे थे और वो मान की हर बात मानती थी। जो मान कहता वही करती। रूखा, मैं ये क्या देख रही हूँ? काका तो मान नका की बिल्कुल गुलाम बन गई है। रूहा ने हंसते हुए कहा तो काका शर्माकर नजर झुका गई थी। ये सब कुछ हमारे घरों में नहीं चलता। यहाँ मियाँ को उंगलियों पर नचाया जाता है, न कि इसकी गुलामी की जाती है। तो हमारी हद से हट गई है। रूहा ने से घूरा तो काका ने मुंह फैला लिया, जबकि आमना बेगम और माँ बेगम भी इनके साथ आ बैठी थी। और मैं अपने मान से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मासूमियत से बोली थी। जबकि ये सुनकर आमना बेगम ने सख्त नजरों से घूरा था। इनके लिए ये सब बेशर्मी की हद थी। काका तो मान के आते ही बोतल की जिन की तरह हाजिर हो जाती, कभी इसका बाजू थाम लेती, कभी फरमाइशें शुरू कर देती। जहां बाकी सबकी ये मंजर तफरी का बाइस था, वहीं आमना बेगम के लिए सरासर बदतहजीबी थी। आमना बेगम, लड़की तो हनीमून से वापस आई है या शर्म हया दफन करके? आमना बेगम ने गुस्से से कहा था। एक तो वैसे ही अंग्रेज जैसे काम के लिए भेजा था, अब आते ही 24 घंटे शोहर से चिपकी रहती है। मेरी तो नाक ही कटवा दी है इसने। आमना बेगम ने डांटा तो काका मुंह बनाते हुए माँ बेगम की गोद में सर छुपा गई थी। आमना, बच्ची को क्यों डांट रही हो? नई शादी है इनकी, यही तो हंसने खेलने के दिन है। तुमने तो सासू वाली नसीहतें शुरू कर दी हैं। कभी मुझे कोई मसला नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रहा है? मैं तो अपने बेटे और बहू को खुश देकर बहुत खुश हूँ। माँ बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा था। अब लड़की अपने शोहर से फरमाइशें नहीं करेगी तो किससे करेगी? तुम अपनी 1985 वाली सोच अपने पास रखो। माँ बेगम के दो टुक लहजे पर आमना बेगम खामोश हो गई थी। अरे भाभी, मैं कुछ नहीं कह रही, बस माँ होने के नाते समझा रही थी। आमना बेगम ने कदर नाराजगी से कहा था। गलत तो गलत होता है, इस तरह शोहर के सामने जाकर बैठना, बाजू थाम लेना, ये सब कुछ क्या ढंग हुए? बेशर्मी है ये। हमने तो कभी अपने शोहरों के साथ ऐसे अंदाज नहीं अपनाए। माना कि बच्ची है, नाजुक दिल है, लेकिन फिर भी कुछ तो लिहाज होना चाहिए। नायरा को देख लो, मजाल है जो कभी मनुष्य के आसपास भी दिखाई दी हो। इसके लहजे में अजीब सा फखर था, जैसे अचानक ही नायरा इनकी मिसाली बहू बन गई हो। माँ बेगम ने चुपती हुई नजरों से इन्हें देखा था। अमना किसी पुरानी सोच लेकर बैठी हो। शोहर है इसका, वो मान के साथ बातें करती है, हंसती है, इसका हाथ थामती है, इसमें बुराई क्या है? मोहब्बत का इजहार है ये। तुम्हारे वक्त और आज के वक्त में बहुत फर्क है। अब मोहब्बत छुपाने से नहीं बल्कि दिखाने से बढ़ती है। और वैसे भी नई नई शादी हुई है, काका अभी बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। इसे सब कुछ तुम बिला वजह से डांटा मत करो। इनकी अभी बात अभी पूरी भी ना हुई थी कि नजर नायरा पर जा ठहरी। और नायरा, तुम्हें तो बड़ा पार सा बनाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन मुझे सब खबर है। कल मामले से क्यों उलझ रही थी तुम? और ये तुम करके किस लहजे में बात करती हो शोहर से? माँ बेगम की तबु का रुख इसकी तरफ हो गया था तो नायरा का चेहरा सुर्ख हो गया। वो नजर चुरा कर बैठ गई थी। काका जो अब तक खफा सी बैठी सबकी सुन रही थी, अचानक खुश हो गई। कम से कम अब वो अकेली डांट नहीं खा रही थी। नायरा भी इसके साथ शामिल हो गई थी। जबकि इसके खुश होने पर नायरा ने इसे घूर कर देखा था। वो माँ, मैं तो बस ऐसे ही, सिर्फ शोहर मेरा दोस्त है, हम जो मर्जी बोल सकते हैं। नायरा ने फौरन मुंह बनाकर जवाब दिया, जैसे सफाई पेश कर रही हो, मगर इसके लबों से निकला आखिरी जुमला सुनने वाला सिर्फ माँ बेगम ही नहीं था। कमरे में दाखिल होते मोमरुश के कदम वहीं रुक गए थे। जी हाँ, मैं अपनी बेगम का बेस्ट फ्रेंड हूँ। इसकी गहरी आवाज में खास सा तंज और मोहब्बत छुपी हुई थी। और खबरदार जो किसी ने मेरी बेगम को डांटा। इसने हंसते हुए रुख नायरा की तरफ मोड़ा था। वो मोहब्बत से कहता हुआ बेफिक्री से कमरे की तरफ बढ़ गया था। बेगम, मेरे कपड़े निकालो। और नायरा, वो तो बिजली की फिरकी से उठती और लपकती हुई इसके पीछे चल दी थी। सब इसे यूं तेजी से जाते देखकर मुंह खोल कर रह गए थे। उफ मोमरुश, तुमने मुझे बचा ही लिया, मेरे प्यारे सोने से हस्बैंड। वो शरारत से बोले तो मोमरुश के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट उपड़ी। माँ बेगम तो जैसे हम बस डांटने के बहाने ही ढूंढती रहती हैं। वो शिकायत लगाने लगी, जैसे अभी अभी किसी बड़ी मुसीबत से निकली हो। मोमरुश ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर से नरमी से कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। मैं तुम्हें बचा लिया बेगम साहिबा, अब चलो जल्दी से मेरा इनाम दो। वो शरारत से बोला और साथ ही साथ इसकी कमर के गिर्द अपने बाजू का घेरा मजबूत कर लिया। मोमरुश, ऐसी बेशर्मी वाली बातें मत किया करो। अब हम हनीमून पर नहीं हैं, वापस घर आ चुके हैं। वो मुस्कुराहट दबाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, मगर इसकी नजरें झुकी हुई थी। मोमरुश ने नरमी से इसका चेहरा अपने हाथों में थामा और इसके दोनों गालों पर शिद्दत से बारी बारी प्यार किया। डार्लिंग, हनीमून खत्म हुआ, लेकिन तुम तो अभी भी मेरी बीवी हो ना, और बीवी से प्यार करने के लिए किसी खास मौके की जरूरत नहीं होती। वैसे भी आज तो तुम्हें डांट से भी मैंने बचाया है, इतना इनाम तो बनता है, वरना आज तो नीचे तुम्हारी अच्छी खासी क्लास लगने वाली थी। शोहर को अदब से वो मजाहिया अंदाज में आंखें नचाते हुए बोला तो वो शर्मा कर इसकी गर्दन में बाजू डालती इसके सीने से लग गई थी। वैसे मैंने सोचा है कि कमरे के बाहर तुम्हें आप कहने की पूरी कोशिश करूंगी। रोज रोज सबके लेक्चर नहीं सुने जाते मुझसे। वो हंसते हुए बोली, तुम अमरीश का बेसाख्ता था, मुझे कोई एतराज नहीं है, तो मुझे कुछ भी कहकर पुकारो मेरी जान, इसने संजीदगी से कहा था। और वैसे भी इज्जत लफ्जों से नहीं एहसास से होती है। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरी क्या जगह है।
हाँ ना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है मोमोज, बस मुंह पर तुम्हें आप नहीं कहा जाता। वो हंसते हंसते शरारत से बोली थी, कसम से सच्ची कहती हूँ, मेरे मुंह से आप जनाब निकलता ही नहीं। बताओ तुम ही क्या करूँ। वो बड़ी मासूमियत से आंखों में चमक लिए बोली, जैसे वो सचमुच में उलझन में हो। मोमोज के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मत निकालो जबरदस्ती, अगर दिल से नहीं निकलता तो रहने दो, लेकिन मैं जानता हूँ नायरा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इज्जत है, एहतराम है। इस बात में कोई डाउट नहीं है। ये जो इज्जत और एहतराम के बीच छुपा प्यार है, वो कहाँ कहाँ है, मुझे जानना होगा। नायरा इसकी बात पर चूंकि, बल्कि है भी या नहीं, वो कैसे जानना होगा। मेरे दिल में छुपी बातें तुम्हें कैसे पता चलेंगी। हल्के से इसके सीने पर हाथ रख के धड़कनों की रफ्तार को महसूस करने लगी, जबकि इसकी कमर पर मोमोज की थोड़ी सी सख्त हुई थी। वो अभी से मजीद अपने साथ खींच चुका था। इसकी कुर्बत, इसकी लम्स में जैसे नायरा के अंदर की खामोशियां बोलने लगी। ये पता करने के लिए एक खास तरीका होता है, मोमोज ने आहिस्ता से कहा, जो सिर्फ शोर हजरात ही जानते हैं। और अगले ही लम्हे इसने एक झटके से नायरा की कमर थामी, इसे अपनी बाहों में उठाया और नरमी मगर बेसादगी से बेड पर डाला। नायरा कुछ समझ नहीं वाली थी कि मोमोज की गर्म बाहों की कैद ने इसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। सवाई इनके दरमियान बढ़ती हुई बेआवाज कुर्बत के लम्हा भर के लिए सब कुछ थम सा गया था, सवाई इनके दरमियान बढ़ती हुई बेआवाज कुर्बत की, जो खुद लफ्जों की मोहताज ना थी। चलो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ, मोमोज ने शरारत से आंखें सिकुड़ते हुए कहा, और अगले ही लम्हे नायरा के दोनों नाजुक बाजू थाम कर नरमी से तकिए पर जमा दी और आहिस्तगी से झुककर इसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मेहर सब की। इसके लम्स में शिद्दत नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो सिर्फ नायरा के दिल की धड़कनों को सुनना चाहता हो। होठों की वो नरम सी कुर्बत एक ऐसी खामोशी में बदल गई थी जहाँ सिर्फ जज्बात की जुबान बोली जा रही थी। नायरा की सांसें बंद ही सी होने लगी तो इसने बेख्तियार हल्की सी मजाहमत की, मगर मोमोज ने फौरन आंखों में से इसकी निगाहों में एक जिद छुपी थी, एक हुक्म था, जैसे वो कहना चाह रहा हो, आज नहीं, आज कोई इनकार नहीं चलेगा। और नायरा समझ गई थी, आज वो इसे सिर्फ प्यार नहीं सिखाने वाला था, बल्कि ये जिता देने वाला था कि दिल में छुपी मोहब्बत को जानने का तरीका सिर्फ लफ्जों से नहीं, लम्स से, खामोशी से और कुर्बत से होता है। और इस बात का सबूत इन दोनों के बीच बढ़ती हुई खामोशी और सांसों की सरगोशी था। वो बेकाबू सा होता है, इसके गर्दन, चेहरे और लबों को जाबजा चूमता जा रहा था, जबकि वो अपनी पनाहों में खामोश पड़ी इसकी कुर्बत को महसूस करते इसके सीने में खुद को छुपाती अपना आप इसके हवाले कर गई थी। देखिए बीबी, मेरी चंपाकली अभी बहुत छोटी है, मैं फिलहाल इसकी शादी नहीं करना चाहती। रबाब अपनी गोद में छोटी सी नरम और नाजुक खरगोशनी को उठाए पूरे माँ जैसे जज्बात के साथ बोली। इसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो वाकई कोई बेटी बेहानी की बात कर रही हो, ना कि एक फालतू जानवर का रिश्ता तय हो रहा है। अरे छोटी है तो क्या हुआ, मैं कौन सा इसे आटा गूंदना या बर्तन धोने हैं। मेरे रेप्टू वैसे भी अब छोटी कहाँ रही, तुम्हारी चंपाकली के साथ इसका अफेयर चल रहा है। असीर ने जिद्दी लहजे में कहा था। लाला कैसी बातें कर रही है बीबी, मेरी चंपाकली बहुत शरीफ है, आपका ये रेप्टू ही इसके पीछे पीछे घूमता रहता है। खबरदार मेरे बेटे पर इल्जाम मत लगाना। शराफत से रिश्ता मांगने आई हूँ, रिश्ता दो और बात खत्म, वरना मेरा बेटा तुम्हारी इस लाडो को भगाकर भी लेकर जा सकता है। आशिक हुई पड़ी है मेरे मासूम रेप्टू पर, फौरन भागने को तैयार हो जाती है। असीर से बर्दाश्त ना हुआ था अपने बेटे के खिलाफ एक लफ्ज भी। अचानक पीछे से करे मोमोज ने अपनी हाथ शरारती मुस्कुराहट के साथ जुमला का साथ, और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। हमें जहेज की बात भी करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, रिश्ता दो। फिर पीछे से खड़े, हाँ हाँ बिल्कुल रिश्ता दो, फिर हमें जहेज की बात भी करनी है। अल्लाह मोहम्मद शका, आप भी ना जहेज लानत है, ऐसी रस्म पर आप मेरी बच्ची का जहेज लेंगे। रुबाब तो जैसे अदाकारा बन गई थी, हाथ कमर पर और लहजा ऐसा जैसे अपनी बेटी के लिए मोर्चा संभाल लिया हो। यार हम तो कुछ नहीं चाहते, बस हमें वो दो जोड़े में दे दो, बल्कि चंपाकली को तो तुम कपड़े भी नहीं पहनाती, ऐसे ही दे दो, मैं खुद ही डिजाइनिंग करवा लूंगी, बस हाथ पीले कर दो जल्दी, मेरा खरगोश खराब हो रहा है। असी ने मुंह बनाकर कहा तो सबकी हंसी छूट गई थी। अब ये मजाक इतना आगे बढ़ चुका था कि घर भर की जूनियर पार्टी रुबाब के सर्वेंट क्वार्टर में जमा थे, जैसे वाकई किसी की बेटी का रिश्ता तय करना हो, न कि एक नाजुक सी फालतू खरगोशनी का। रुबाब ने बड़ी मुश्किल से इन रुबाब ने बड़ी संजीदगी से उंगली उठाई। ठीक है दे दूंगी रिश्ता, मगर मेरी कुछ शराइत हैं। पहली शर्त है कि आपका रेप्टू चंपाकली के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलेगा, बहुत लाडू से पाला है मैंने इसे। और दूसरी बात, मेरी खरगोशनी जब चाहे अपने मायके यानी कि मेरे पास आ सकती है, कोई इसके रस्ते की दीवार नहीं बनेगा। काका ने अब सूफे पर थोड़ी सी बेसब्री से पहलू बदला। आप ऐसे बात कर रही हैं जैसे हम वाकई कोई दुल्हन, अरे बाबा जी बिहाने आए हो। अरे रुआ भाजी, आप ऐसे बात कर रही हैं जैसे हम वाकई कोई दुल्हन भी आने आए हैं। ऐसा लगता है हरगोशनी नहीं कोई मिन्नी रॉकेट है जो हर वक्त इधर उधर उछलती रहती है। आपकी चंपाकली तो हाथ में आती ही नहीं है, हम कौन होते हैं इसे रोकने वाले, हम तो इसके पीछे पीछे भागा करेंगे। मुझे तो अभी से असीर मासूम रेप्टू पर तरस आ रहा है। काका के अंदाज पर सबका कहका एक साथ गूंजा था, जब आखिरकार रुबाब ने अपनी शर्त के साथ चंपाकली का रिश्ता मंजूर कर लिया। फिर मिठाइयों के थाल निकले, सबने खुशी खुशी मुबारकबाद दी, और यूं शाह खानदान की सबसे मुनफरिद, नाजुक और फिर तिली बहू चंपाकली की शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। नायरा फोन
उफ नूरम, तुम यहाँ होती ना तो तुम्हें पता चलता कि हमें कितना मजा आया है। नायरा फोन कान से लगाई सीढ़ियां चढ़ती हंसते हुए बोली थी। रुबाब तो अपनी चंपा का रिश्ता ही नहीं दे रही थी। इतने नखरे इतने ड्रामे किए हैं उसने, हम भी पीछे हटने वाले नहीं थे। रिश्ता पका करके ही आए हैं, बल्कि मिठाई भी खा कर आए हैं। अब तो सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। असीर अपने लैपटॉप की शादी कर रही है और आज हम सब शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। वो बातों बातों में जैसे खुद ही एक्साइटमेंट से झूम रही थी। अरे वाह क्या बात है, इधर बाबा बीमार ना होते तो मैं भी शादी पर आती। वैसे तुम अभी क्या कर रही हो? दूसरी तरफ नूरम की एक्साइटमेंट भी इसकी सोच के मुताबिक ही थी। मैं मुलाजमा से बरसम अक्का के सारे कपड़े इस्त्री करवा कर ऊपर लेकर जा रही हूँ। तुम गई हो तो बरसम अक्का का सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। नायरा जैसे ही दरवाजा हल्का सा धकेल कर अंदर आई, बरसम पहले से अपने किसी काम में मसरूफ था। मैं बालकनी में मोबाइल कान से लगाए किसी से बातें करने में मसरूफ था। अंदाज इतना संजीदा था कि साफ लग रहा था कि जो बात बहुत जरूरी हो रही है। लेकिन नूरम का नाम सुनते ही समझ गया कि बात इसी से हो रही है। एक हफ्ता होने को आया था। नूरम ना इससे बात कर रही थी और ना ही फोन उठा रही थी। वो उसके मैसेजेस तक सीन नहीं कर रही थी। 2 बार तो इसने मुजावर को भी कहा कि नूरम से कहो कि मुझसे बात करे, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। बसम के अंदर एक तलखी सी जमा होने लगी थी। या तो फोन पर गप्पे हाँक लो या काम मुकम्मल करो। किससे बात कर रही हो तुम? इसने नायरा को मसरूफ देखते हुए सख्ती से मगर सवालिया अंदाज में कहा था। सोनिया का दरअसल में नूरम को बता रही थी कि हम लोग सिर की खरगोश की शादी कर रहे हैं। एक्साइटमेंट में पता ही नहीं चला, आवाज तेज हो गई। आप किसी से बात कर रहे हैं? नायरा ने जल्दी से अपना फोन कान से अलग करते हुए से बताया था, लेकिन बरसम की नजरें इसके हाथ पर थी। नूरम से बात कर रही हो तुम? अपने फोन पर या मुजावर के फोन पर? नूरम इसका फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए इसे यही लगा कि वो आजकल अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर रही, इसलिए बस देखते हुए सवाल करने लगा। अरे नहीं, मुजावर का तो वैसे भी वहां मसरूफ होते। मैं तो खुद नूरम के नंबर पर कॉल कर रही थी। अगर आपने बात करनी है तो। नायरा ने मोबाइल आगे बढ़ाया ही तक कॉल कट चुकी थी। अरे ये क्या, लगता है फोन कट गया, मैं दोबारा करती हूँ। बरसम का हाथ जैसे ही फोन की तरफ बढ़ा, नायरा को फौरन अंदाजा हो गया था कि इसे जल्दी से कॉल ने डायल की, मगर इस बार फोन नहीं लगा था। नायरा ने इसे देखते हुए ऐसे से कहा, लगता है सिग्नल का मसला है। बरसम ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया था। इसने दोबारा अपने फोन की कॉल अनम्यूट किया और दूसरी तरफ मोड़ लिया। ये काम खत्म करके जल्दी से जाओ, मैं मसरूफ हूँ। नायरा खामोशी से अपना काम मुकम्मल करने लगी और फिर फौरन कमरे से बाहर निकल गई। पहले सिर्फ एक अजीब सा एहसास था कि कुछ ठीक नहीं है। बरसम को यकीन हो चुका था कि कुछ गलत नहीं हो रहा, बल्कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम्हें मुझे धोखा नहीं दे सकती नूरम, और ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। वो आंखों में अजीब सी सुर्खी लिए वापस बिल्कुल की तरफ आ गया। तखराज को मिशन पर गए हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। हर गुजरता लम्हा इसके बगैर काटना इसके लिए क़यामत से कम नहीं था। दिल की दुनिया वीरान हो चुकी थी। हर घंटा हर पल इसकी वापसी की दुआ करते गुजरता। वो ना तो कोई फोन करता था और ना ही कोई पैगाम आता था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी और ही दुनिया में जा चुका हो, जहां से रब्ते का कोई वसीला ना हो। इस खामोशी ने इसके दिल में हजारों वसवसे भर दिए थे। वो बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखती, शायद कोई अचानक दरवाजा खोलकर कह दे कि अखलास वापस आ गया है। परी ईश्वर ताशी से वापस अपने घर ले आए थे ताकि वो तनहा ना हो, लेकिन इसका दिल जैसे वहीं कहीं रह गया था जहां वो आखिरी बार अखलास को छोड़कर आई थी। वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर घर में मौजूद होती, मगर जहनी वो इसके साथ थी इन इंसान खतरनाक राहों में जहां वो मिशन पर गया था। चाचा चाची दादी और घर के दूसरे बुजुर्ग और रिश्तेदार सब इसे और जिया को देखने आए। हर चेहरे पर मोहब्बत, फिक्र और अपनाहियत थी। हर किसी ने इसे अपने साथ ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की। चाची ने प्यार से इसका हाथ थामकर कहा, चलो बेटा कुछ दिन हमारे साथ रहो। जिया भी नाना नानी के घर देख लेगी, लेकिन इसे नरमी से सर हिलाकर इनकार कर दिया। आंखों में नमी थी, लबों पर एक नरम मगर पुरज़म मुस्कुराहट। नहीं चाची, मैं तभी जाऊंगी जब अखराज आएगा। मैं इसके बगैर कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे इसके साथ ही जाना है। ये कहकर वो खामोश हो गई। खमके फिजा में गहरी उदासी छा गई। वह रोज शाम के वक्त अखराज की तस्वीर के सामने बैठती, दुआएं मांगती और खुदा से सिर्फ एक ही इल्तिजा करती कि मेरा अखराज सही सलामत वापस आ जाए। हर आहट पर दिल धड़कता, हर काल पर उम्मीद बनती, हर ख्वाब में वही चेहरा नजर आता, संजीदा, मजबूत और हमेशा की तरह बेहद अजीज। इसके लिए हरास महज इसका शोहर नहीं था, वो इसकी ताकत, इसका हौसला, इसका सुकून था। इसकी वापसी के बगैर जैसे जिंदगी अधूरी थी। वो जानती थी कि एक दिन वो जरूर लौटेगा, और जब वो आएगा तब वो खुशी खुशी इसके साथ जाएगी। लेकिन बस वो आ जाए, जहां भी है वो आ जाए। मैंने तुमसे कहा था अहमद, गार्डन में पानी सही से डालना, और तुम क्या करके आए हो? कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। वहां नकम में पाइप छोड़कर आए हो तुम वहां। रिदा का पारा आसमान पर था। वो कमरे से निकलते ही अहमद पर बरस रही थी, जो चुपचाप सर झुका हुआ टेबल साफ कर रहा था। मैंने पानी डाला था, बस धूप ज्यादा थी, मैं पाइप वहीं लगा कर आ गया। हाँ, एक तरफ पौधों को पानी डाला, दूसरों को वहीं धूप में सड़ने के लिए छोड़ दिया। रिदा का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। मैंने डाला था सारे पौधों में पानी। रिदा, मैं अभी दोबारा डाल देता हूँ, अहमद घबरा कर बोला। रिदा की नजरें ऐसी थी जैसे वो अभी इसे घर से निकाल देगी। बहाने नहीं चाहिए, मुझे काम करना है तो ढंग से करो, वरना दरवाजा खुला है। वो गुस्से से कहती पलटी और सीधी किचन में पहुंची, जहां इसके बाबा अरफान साहब चुपचाप बर्तन धो रहे थे। बाबा, आपने तो जैसे कसम खा रखी है मेरे कमरे से निकलते ही बर्तन धोना शुरू कर देंगे। सारा दिन आराम, और जब जरा सा काम बोलूं तो तबीयत खराब हो जाती है। वह किचन में दाखिल होते ही शुरू हो गई थी। कल इनकी तबीयत ज़्यादा सी नासाज क्या हुई थी? रिदा ने तो ताना ही बना लिया था। हाँ, ये अलग बात है कि वो सिर्फ बहानेबाजियां ही कर रहे थे। मेरी कुछ दोस्त आ रही हैं शाम को। ये घर मुझे चमकता हुआ चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। और हाँ, अपनी हालत भी ठीक कर लीजिएगा। लोग सवाल करेंगे कि ये कौन है, तो मुझे बताना तो पड़ेगा कि मैं इन लड़की में से नहीं हूँ जो बाप
और भाई को नौकर कहकर छुपाएंगी। जो सच है वो सामने आएगा। तो अपनी हालत पे रखिएगा। कम से कम रिदा शाह के बाप भाई लगने चाहिए आप लोग। तो वापस किचन से निकलते हुए एक नजरा हिम्मत को देखने लगी। वो जानता था रिदा इसके साथ क्या कर रही है और क्यों कर रही है। वो खुद चल कर आया था रिदा के कदमों में जब इसका सब कुछ लूट चुका था। शाबिशा ने जो वादे किए थे वो सब झूठ निकले थे। 2 करोड़ का लालच देकर अहमद से झूठी गवाही दी गई थी। शाबी ने बड़े एतमाद से कहा था, तुम गवाही दे दो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन गवाही देते ही सब कुछ बदल गया। केस परिवेश और अवताश के हक में चला गया और शाबिर मुकर गया। मैंने तुम्हें कब कहा कि पैसे दूंगा? तुमने खुद ही मदद की। इसने कहा था, मैंने तो कोई जबरदस्ती नहीं की थी। वो सियासी इंसान था, बड़ी आसानी से इसके साथ सियासत कर गया था और बेचारे को पता भी ना चला। एक तरफ इज्जत भी गई, दूसरी तरफ हाथ हाली रह गई। इस जिल्लत के बाद अहमद के पास कोई चारा नहीं बचा था। वो रिदा के पास आया, माफी मांगी और सिर्फ एक छत की दरखास्त की, क्योंकि इसका बाप बड़े अरसे बाद पहले ही अपना बिजनेस और मकान जुए में हार चुका था और इस वक्त वो रिदा के टुकड़े पर ही पल रहा था। इसकी अदाकारी पर रिदा ने हंसते हुए परसुकून लबो लहजे में कहा था कि नौकर समझ ठीक है, छत मिल जाएगी, लेकिन नौकर समझकर, भाई समझकर नहीं। वो अब भी छत के नीचे रह रहा था, लेकिन रिदा की नजरों में इसकी कोई वक़्त नहीं थी। अरफान साहब भी इसी हाल में थे, एक मुलाजिम, एक बोझ जो कभी बाप हुआ करते थे। रिदा की आंखों में गुरूर, लहजे में जहर और दिल में जलन थी। इसने दिखा दिया था कि वो इरफान शाह की बेटी है और अहमद शाह की बहन। इन्हीं की तरह चालाक और इन्हीं की तरह चालबाज। कमरे में कदम रखते ही रिदा ने दरवाजा अंदर से बंद किया था, जैसे दुनिया से अपना नाता कुछ लम्हों के लिए काट दिया हो। लब्बों पर अजीब सा सुकून था, एक गहरी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट। वो सीधी जाकर बेड पर बैठी गई, तकिए से तेख लगाकर मोबाइल हाथ में लिया और कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम वाद, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ से आवाज आई थी, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हो, तुम सुनाओ रिदा कैसी हो? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में है ना? वह हल्का सा मुस्कुराई, फिर इत्मीनान से बोली, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हाँ, हर चीज मेरे हाथ में है, किसी और का हुक्म यहाँ नहीं चलता, सिर्फ मेरा चलता है। और जहां तक कंट्रोल की बात है तो मैं नजर भी रखे हुए हूँ इन दोनों बाप बेटे पर। अगर इनकी तरफ से जरा सी भी चालाकी महसूस हुई तो अगले ही लम्हे न सिर्फ इन्हें घर से निकाल दूंगी बल्कि पुलिस के हवाले भी कर दूंगी। इसकी आवाज में मुकम्मल यकीन और खुद एतमाद दी थी। वैसे भी मैंने पुलिस की रिपोर्ट करवा दी है, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो वो सीधा इल्जाम इन दोनों पर जाएगा। वो मजे से बता रही थी, जबकि वालिद ने सुना तो दिल मुतमईन हो गया था। बहुत अच्छा किया तुमने, इन लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए और मैं हमेशा हूँ, कोई भी मसला हो तो मुझे फौरन फोन करना, दिन हो या रात, तुम्हारे साथ। वो वाकई इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। परसुकून अंदाज में बोली थी, जैसे एक भारी बोझ जिसने खुद से उतार दिया हो। वालिद को भी इसकी खुशी में राहत महसूस हुई थी, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था, तुम्हें अपनी ये जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लिदा, एक हमसफर की जरूरत हर इंसान को होती है। हमारी तलाक को अभी काफी वक्त हो चुका है, मानता हूँ इद्दत मुकम्मल होने में कुछ दिन बाकी है, लेकिन तुम्हें अब इस बारे में सोचना चाहिए। रिदा थोड़ा सा खामोश हुई, जैसे लम्हा भर को कुछ पुराना याद आ गया हो, फिर धीरे से बोली, नहीं वालिद, फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मुझे किसी में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, मुकम्मल आज़ादी के साथ। अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना है, दुनिया घूमनी है, मैं खुद को जानना चाहती हूँ, अपनी हर ख्वाहिश को पूरी करना चाहती हूँ बगैर किसी जिम्मेदारी के। एक लम्हे को वो रुकी थी और धीरे से मुस्कुरा कर बोली, हाँ, अगर कभी मुस्तकबिल में ऐसा कुछ हुआ तो मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। आज़ादी की वो खुशबू जो उसके लहजे से फूट रही थी, वो किसी भी जंजीर से ज्यादा ताकतवर थी। वालिद खामोश हो गया था, लेकिन इसकी मुस्कुराहट जाहिर कर रही थी कि वो रिदा की खुशी से खुश है। इसे मालूम था ये वो रिदा है जिसे दुनिया झुका नहीं सकती। रात के 2 बज रहे थे, घर का माहौल मुकम्मल खामोश था, जैसे हर चीज गहरी नींद में हो। नूरन दबे कदमों कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली, जैसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही हो। इसकी नजरें दाएं बाएं देख रही थी, लेकिन शायद वो ये अंदाजा लगाना भूल गई थी कि मुजावर इस वक्त भी जाग रहा होगा। नूरन भाभी, आप रात के इस वक्त कमरे से बाहर क्या कर रही हैं? अभी वो 2 कदम ही चली थी कि अचानक सामने से आवाज आई। नूरन का चेहरा नीरम का रंग उड़ गया था, जैसे रंगे हाथों पकड़ी गई हो। सामने मुजावर खड़ा था, हाथ सीने पर बांधे, किसी हवलदार की तरह सख्त निगाहों से देखता हुआ। वो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। नूरम ने फौरन मासूमियत से नजर झुकाकर कहा, जैसे सच के साथ झूठ छुपाने की कोशिश कर रही हो। अंदर जाकर सोने की कोशिश करे, सारी घबराहट खत्म हो जाएगी। मुजावर ने बिना तासर बदले कहा था। इसका लहजा सीधा, वाज़ेह और बगैर नरमी के था। नूरम ने नाक चढ़ाकर कहा, नहीं, ये घबराहट बाहर जाकर खत्म होगी। मुजावर ने बुने उचकाई, बाहर जाकर या फिर किचन में जाकर नूडल्स बनाकर खाने से। जबकि ये सुनते ही नूरम का मुंह खुल गया, जैसे चोरी पर पर्दाफाश हो गया हो। नूडल्स, मैं कहाँ खाती हूँ नूडल्स, मैंने तो बहुत अर्सा पहले छोड़ दिए थे। इसने झूठ करा था, लेकिन आवाज में हिचकिचाहट साफ थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कल रात भी शायद कोई भूत होगा जो किचन में चोरी छुप के नूडल्स बना रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि समझ सकता हूँ आपका दिल किया होगा, लेकिन रोज रोज ये हरकतें आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुजावर ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा तो नूरम ने नाक सुकड़ते हुए मुंह बनाया था और गुस्से में पैर पटकती वापस कमरे में चली गई। दरवाजा बंद होते ही मुजावर सर झुकाकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कल रात जब वो रूहा के साथ बात कर रहा था तो बातों ही बातों में इसने जिक्र किया था कि नूरमा आधी रात को चुपके से जाकर नूडल्स खा रही है। तो रूहा ने फौरन गुस्से में आ गई थी। छठा महीना शुरू हो चुका है इसका और ये अभी अभी ऐसी चीजें खा रही है
एक बात दिल करे तो अलग बात है, लेकिन रोज रोज ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुजावर ने चुपके से इस पर नजर रखनी शुरू कर दी थी और आज आती से अपना मिशन मुकम्मल किए बगैर वापस किचन में भेज दिया था। नूडल्स की छोटी सी ख्वाहिश नूडल के लिए हाँ बन गई थी और मुजावर के लिए एक मजेदार मजाकिया याद, जैसे वो बसम को बताते हुए खूब मजे लेने वाला था। बेटा ये गलत है, अगर मुजावर ने देख लिया तो हमें ही शर्मिंदगी होगी। मैं तो नूडल्स खाता भी नहीं, फारूक साहब ने दबे लफ्जों में समझाया था, लेकिन उनकी बेटी की आंखों में नूडल्स की तरफ साफ वाजिया झलक रही थी। बाबा मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, अगर इस वक्त मुझे नूडल्स ना मिले ना तो यकीन करें आपका नवासा या नवासी मुझे पूरी रात पागल किए रखेगा। इसने नूरम ने दोनों हाथों से इनका बाजू पकड़ लिया था। और वैसे भी आप इस हिटलर से डर रहे हैं, मुजावर का हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, वो तो खुद रूहा से डरते हैं। अगर आपको मुझसे जरा सी भी मोहब्बत है तो चुपचाप मेरी बात मान जाए, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। वो पलके चिपकाते हुए बोली थी। फारूक साहब ने बेबसी से आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रहे हूँ ये बेटियां भी क्या चीजें हैं। अरे नहीं नहीं मेरी जान, मुझसे खफा मत होना, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। नूरम की आंखों में चमक आ गई थी। खामोश हो जाऊंगा, नूडल्स बनाऊंगा, बल्कि खाऊंगा भी। अगर गलती से मुजावर का नीचे भी आ गए ना, बस यही समझदारी है। और हाँ, तो आप कहेंगे कि आप खुद नूडल्स बना रहे थे और खा भी रहे थे। मैं तो सिर्फ रोकने आई थी, क्योंकि ये चीज़ आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ये बात इतने मासूम अंदाज में कही गई थी कि फारूक साहब एक लम्हे के लिए कुछ बोल ही ना सके, बस इसकी सूरत देखते रह गए। हाँ ठीक है ठीक है, मैं सारा इल्जाम खुद पर ले लूंगा। अच्छा तो अब ये भी करना पड़ेगा। वो बेबसी से बोले। दोनों चुपके चुपके किचन की तरफ बढ़ गए थे, जैसे कोई जंगी मिशन पर जा रहे हो। नूरम की क्रेविंग ने ना सिर्फ इसे नींद से महरूम किया था, बल्कि अपने बाप को भी रात के 2 बजे नूडल्स मिशन पर घसीट लाई थी। और इस सारे प्लान को सबसे मजेदार पहलू ये था कि अगर कुछ हुआ तो कुर्बानी से फारूक साहब को देनी थी। किचन की मध्यम लाइट में सिर्फ 2 साए हिल रहे थे। फारूक साहब देगची में चम्मच चला रहे थे। नूरम अपनी पूरी तवज्जो नूडल्स पर मरकूज किए बैठी हुई थी, जैसे ये जिंदगी का आखिरी मौका हो। रात की खामोशी में सिर्फ नूडल्स के उबलने की आवाज और नूरम की बेताब दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। फारूक साहब आहिस्ता से बोले थे, बस थोड़ा सा नमक और डाल दो, जैसे किसी खुफिया मिशन पर हो। प्लीज जल्दी प्लेट में निकालें, मुझे बहुत भूख लगी है। कसम से बाबा, वो हिटलर आके ना तो कुछ खाने भी नहीं देगा। नूरम ने जल्दी जल्दी हाथ धोते हुए कहा था, जब अचानक किचन की दहलीज पर एक साया सा नमोदार हुआ। लेकिन 3-4 माह बाद गहरा ठहरा, नमक थोड़ा कम है, अगली बार ख्याल रखिएगा। नूरम के हाथ से चम्मच छूटकर जमीन पर गिर गया था। फारूक साहब ऐसे चूंकि जैसे किसी ने चोरी पकड़ ली हो। दोनों की नजरें बेक वक्त दरवाजे की तरफ उठी थी। मुजावर सीने पर बासु बांधे नीम अंधेरे में खड़ा था, चेहरे पर ना गुस्सा था ना बहरत, बस एक हल्की सी जीत की मुस्कुराहट, जैसे वो पहले ही जानता हो कि क्या होने वाला है। मैं तो बस बाबा को रोकने आई थी। वो मुजावर का असल में मैं नूरम ने कामती आवाज में भी यकीनी से अल्फाज निकाले थे। हाँ हाँ, मैं ही नूडल्स खा रहा था, मेरी तबीयत खराब थी तो नूरम। फारूक साहब ने फौरन बात को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन मुजावर के चेहरे पर शरारत मजीद गहरी हो चुकी थी। बारबेक्यू का जायका डालने की कोशिश की है क्या? खैर, आप दोनों का खुफिया मिशन मुकम्मल हो गया हो तो आप थोड़ा आराम भी कर लें। नूरम भाभी, आपकी नाइट ड्यूटी खत्म हुई, वापस कमरे में तशरीफ ले जाएं। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा, चूल्हे के करीब आया, देगची में झांक कर बोला, जबकि नूरम का मुंह खुला को खुला रह गया। फारूक साहब ने अपना माथा पकड़ लिया और मुजावर सुकून से पलट कर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये बंदा है या सीसीटीवी कैमरा? नूरम ने जल चलाकर चम्मच देगची में मारा था। फारूक साहब मुजावर साहब देखता है बेटा, अब बस कल से यखनी दाल चपाती खाना। फारूक साहब ने धीरे से हंसे थे। आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से रोटी बनाकर देता हूँ, तुम्हारी क्रेविंग खत्म करने के लिए। बाबा ने नूडल्स का बॉक्स सिल में रखते हुए कहा था। मतलब साफ थे कि वो नहीं खा सकती। यार बाबा, आपके साथ तो मेरा पहला मिशन ही पूरा नहीं हुआ। आपको पता है बस हम आधी आधी रात को आते हैं, मेरे साथ मुझे नूडल्स बनाकर भी देते हैं और कभी कभी मेरे हाथ भी मेरे साथ खा भी लेते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी, इनको पसंद नहीं है, बस मेरा दिल रखने के लिए खाते हैं। वो मुस्कुराते हुए कुछ याद करने लगे, जबकि बाबा के चेहरे पर कुछ खोजने लगे थे। आपको पता है वहां भी सब मना करते थे, मुझे ऐसी चटपटी चीजें नहीं खानी चाहिए, लेकिन पहले तो मैंने जो कुछ कहती हूँ वो मुझे खिला देते हैं, बाद में मेरा फिर डॉक्टर से मशवरा शुरू कर देते हैं। वकील खिलाते हुए बोली थी। बाबा के बेसाख्ता सवाल पर उसके हाथ थमे थे। वो तुमसे इतना प्यार करता है। बाबा रहने दें, ये बनाए रोटी। बाबा रहने दें, ना बनाए रोटी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करा कुछ भी खाने को। अब सुबह नाश्ता करूंगी, बेकार में खाने की टाइमिंग खराब हो जाएगी। वो उसके हाथ से आटा लेकर वापस फ्रिज में रखती किचन से निकल गई थी, जबकि फारूक साहब कितनी ही देर कुछ समझने की कोशिश करते रहे थे। मेहंदी की रस्म का शोर कह के और कानों के गूंज के बीच सबसे ज्यादा तवज्जो जिस चीज ने हासिल कर रखी थी, वो ना कोई लड़की थी ना दूल्हा, बल्कि वो तो असीर का लाडला खरगोश रेप्टू और अब आपकी चंपा कली थी, जो कि एक प्यारी सी खरगोशनी थी। बीच कमरे में एक छोटा सा पिंक पर्दे का झूला रखा गया था, जिसमें चंपाकली बैठे बैठे अपने पंजे समेटे हुए नजर झुकाए बैठी थी, जैसे वाकई दुल्हन हो। खैर, वो दुल्हन ही थी। इसके साथ इसके साथ कोई रेप्टू को भी तो बिठाओ, दुल्हन अकेली क्यों मेहंदी लगवाए? रुबाब ने एक थाल में थोड़ी सी मेहंदी रखी और मजाकिया अंदाज में बोली। असीर ने मुस्कुरा दबाते हुए फौरन रेप्टू को उठाया, जो कि हरगिज बैठने के मूड में नहीं था। असीर ने
अरे रेप्टू, आज तो तुम्हारी मेहंदी है, भागने की जरूरत नहीं। आसिर ने चंपाकली के साथ झूले में बिठा दिया था, मगर रेप्टू ने झटके से बाहर छलांग लगा दी। रुबाब हंसते हंसते दौड़ी हो गई थी। देख ले बीबी, आपका खरगोश भी कम नहीं, फ्रेम में फंसना नहीं चाहता। रेप्टू चंपाकली को छोड़कर भागेगा, ये तो सीधा सीधा धोखा है। सब लड़कियों ने शोर मचाया था। मोमो शर्मान को एक दफा फिर से रेप्टू को पकड़ने पर लगाया गया। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर वापस जबरदस्ती बिठाने लगे। मेहंदी जैसे ही रेप्टू के पंजों पर लगाई गई, सबने तालियां बजाई थी। रुबाब ने फखर से चंपाकली के तो नसीब ही जाके शहजादा खरगोश हाथ आ गया। रुबाब ने फखर से गर्दन रखलाते हुए कहा था। रस्म खत्म हुई तो दोनों खरगोशों को कैरियर बॉक्स में साथ रखा गया, जैसे दूल्हा दुल्हन डोली में बैठे हों, और फिर वो यूं ही एंड हुई। रुबाब की हरगोशनी चंपाकली और आसिर के लाडले रेप्टू की रस्म की मेहंदी की रस्म। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और आसिर कमरे के अंदर दाखिल हुई। वो रेप्टू की मेहंदी के फंक्शन से सीधी अपने कमरे में आई थी, लेकिन जैसे ही सामने शाबिर को देखा, इसकी नाराजगी पल में लौट आई। चेहरा फूला हुआ तो आंखों में शिकवा बड़े तासरात नुमाया थे। इसने दुपट्टे के पहलू को उंगली में मरोते हुए कहा था, मैं नहीं बोलती आपसे, और रुख फेर लिया। शाबिर ने, अच्छा फिर किससे बात करोगी, रेप्टू से या चंपाकली से? मुस्कुराहट छुपाते हुए नजरें इस पर जमाई थी। इनसे ही करूंगी, कम अज कम वो साथ तो थे मेरी खुशी में, आपको तो फुर्सत ही नहीं है। सियासत की दुनिया में गुम है ज्यादा सियासत की दुनिया में गुम है आप। वो कुछ ज्यादा ही नाराज लग रही थी। शाबिर उठा और फौरन उसके करीब आया। नरमी से खिलाई, थामी मैं नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि दिल वहां नहीं था। तुम जानती हो तुम्हारी खुशी से ज्यादा मेरे लिए और कुछ भी नहीं। असीर, मेरे लिए तुम कितनी अहम हो। कोई चीज अहमियत नहीं रखती, बस थोड़ा सा काम आ गया था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, वरना रेप्टू की मेहंदी पर जरूर आता। वजह से प्यार से माजत कर रहा था। असीर ने नजर छुड़ाई। वो यकीनन जल्दी मानने का, आपकी अहम चीजों में वक्त ही नहीं है मेरे लिए। वो यकीनन जल्दी मानने का इरादा नहीं रखती थी। शाबी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसके लब चूमे। सियासत में वक्त बढ़ता है, मोहब्बत में नहीं। मैं तुम्हारे हर लम्हे में शामिल हूँ, बस कभी नजर नहीं आता। और वैसे भी रेप्टू की शादी का शौक पूरा करवाया तुम्हारा, ताकि तुम मुझसे नाराज ना हो, खुश रहो। नहीं, मैं फिर भी आपसे नाराज हूँ। आप क्यों नहीं आए आज मेहंदी में? कल शादी है मेरे रेप्टो की। हाँ, कल मैं वक्त निकाल लूंगा, लाजमी आऊंगा। इतना हम अहम तरीन फंक्शन है हमारे खानदान का, तुम्हारे बेटे की शादी है। आप कोई फंक्शन मिस नहीं करूंगा। वो जैसे वादा कर रहा था, बस अगली बार कोई फंक्शन हुआ और आप ना आए तो मैं रेप्टो के बच्चों की सालगिरह भी अकेले मना लूंगी। वो कोई मजबूत धमकी ढूंढते हुए नाकाम होते हुए बोली तो शाबिर ने कहका लगाया था। वादा रहा, अगली तकरीब में सिर्फ तुम और मैं और हमारी खरगोशनी, मैं हर चीज में शामिल रहूंगा। वो नरमी से इसके लबू को चूमते हुए बोला और इसके गिर्द अपना घेरा बनाकर इसको इसकी मेडिसिन खिलाने लगा। बहुत करीब था वो वक्त जब इसकी औलाद उसकी हर बाजू में होने वाली थी। वैसे मैं वो असीर का ख्याल अपनी जान से बढ़कर रखना चाहता था। आसिर गहरी नींद उतर गई तो वह कमरे से निकलकर बाहर आया, जहां वह दोनों नर्सिस शायद इसी के आने का इंतजार कर रही थी। शाबी ने नर्सिस की तरफ देखा जो आसिर की देखभाल कर रही थी। इनके चेहरे पर एक संजीदा मगर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट थी। सर, हम मैम का पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं, जहां भी वो जाती हैं हम इनके साथ होते हैं। आज तो ज्यादा एक्टिव थी वो अपने खरगोश की शादी की वजह से, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश वही है कि इन्हें किसी भी लम्हे के लिए खिलाना छोड़ा चाहिए। नर्सिस ने एक साथ रिपोर्ट दी तो शाबी ने हल्का सा सर हिलाया था। आसिर की तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है और अब वो अपनी अजीब व गरीब हरकतों से सबको हैरान कर देती थी। ठीक है, आप लोग इसका ख्याल रखिएगा। इसे किसी भी काम से मना करने की जरूरत नहीं, वो जो चाहे करे, लेकिन इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसकी आवाज में असीर के लिए बेतहाशा प्यार था, जो इसकी दिल की बातों को जाहिर करता था। बस एक बात याद रखें, इसकी मुस्कुराहट में कमी नहीं आनी चाहिए। वो मुझे हर लम्हा खुश दिखनी चाहिए। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ करे तो इसकी आज़ादी में किसी किस्म की रुकावट न डालिए, लेकिन याद रखिए इसको कभी ऐसा ना या किसी की नज़र में ना इसको कभी ऐसा ना या किसी की नज़र में है लगे कि वो कैद में है इसको कभी ऐसा ना लगे कि वो कैद में है या किसी की नज़र में है। समझ रही हैं आप दोनों का काम? वो दोनों को नसीस को देखते हुए बोला था। मैं सिर्फ इसे खुश रखना चाहता हूँ, इसकी मुस्कुराहट में कमी ना आने पाए। वो यूं ही हंसती खेलती रहे। अगले कुछ दिन मेरे लिए बहुत मसरूफ गुजरने वाले हैं, ऐसे में आप लोगों को इसका ज़्यादा ख्याल रखना होगा। जी सर, इंशाल्लाह आपको हमारी तरफ से किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं होगी। वैसे अपनी तरफ से बेफिक्र करती कमरे की तरफ चली गई थी, जहाँ स्पेशल इनके रहने का इंतजाम किया गया था। फारूक साहब की इयादत के लिए आज इनका भाई और भाभी आए थे, लेकिन जैसे ही इनकी नज़र इन पर पड़ी, इनका मूड बिगड़ गया था। मूड तो फारूक साहब का वैसे ही खराब हो चुका था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि अपने घर में अपने भाई को देखकर इन्हें खुशी महसूस नहीं हुई थी। इनकी बेटी के साथ जो कुछ मिलाल ने किया था वो भुलाया नहीं जा सकता था, और मिलाल जिसे उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की तरह चाहा था, इसलिए इनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ये वो जख्म वो कभी माफ नहीं कर सकते थे। मैं जानता हूँ फारूक, तुम्हें मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हो रही, लेकिन मैं माफी मांगने आई हूँ। मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। मैं इसे हर तरह खत्म कर चुका हूँ। अगर तुम इसकी शक्ल ना भी देखो तो तुम्हारा हक है। मैं तुम्हारा भाई हूँ। क्या तुम मेरी बेटी के गुनाहों की सजा मुझे दोगे, लेकिन कभी मुझे माफ नहीं करोगे?
वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे, मगर फारूक साहब चेहरा मोड़े खामोश बैठे रहे। इनका दिल सख्त हो चुका था। उन्होंने बेटी के मामले में इन पर यकीन किया, और वो तयाबू जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया वो माफी के काबिल नहीं। लेकिन नूरा, लेकिन आप मेरे ताया हैं, आपको हम कैसे माफ ना करें? नूरम ने फौरन के हाथ थाम लिए थे। माफी ना मांगे तायाबू, जो मैंने नसीब में लिखा था वो हो गया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मिसबा बेगम की निगाहें चुराने से झुक ज- उम, वो नरमी से बोली थी। मिसबा बेगम की निगाहें शर्म से झुक गई। फारूक साहब ने एक बार फिर से मिसबा की तरफ नजरें न की थी। शायद वो बेटी की मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी, लेकिन इनकी आंखों में छुपा दुख साफ नजर आ रहा था। तयाल अब्बू ने साफ अल्फाज में इन्हें धमकी दी थी, अगर उन्होंने मिराल से कोई भी तलक रखा तो इन्हें तलाक दे देंगे। घर बचाने की खातिर मिसबा बेगम ने बेटी से नाता तोड़ दिया था, और मिराल वो अब यहाँ नहीं थी। वो हांगकांग में अपनी नई दुनिया बसा चुकी थी, जहाँ ना कोई पाबंदी थी और ना ही कोई रिश्ता, ना कोई जमीन। न जाने कैसा दिल था इस औरत का। अपनी ही औलाद को कत्ल करके इसके दिल में जरा बराबर भी अफसोस ना था। इतने गुनाह, इतनी सफा की, मगर फिर भी वो अपनी जिंदगी में मुतमईन और खुश थी। ना जमीर की खलिश, ना पछतावा, ना ही किसी का ख्याल। वो औरत गोया हर रिश्ते, हर एहसास से आजाद हो चुकी थी। सुना था आजकल वो किसी बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में लिविंग रिलेशनशिप में है। सब बेईमानी था। ऐसा लगता था जैसे इसके लिए रिश्ते, इज्जत या खानदान सब बेईमानी था। वो अपनी खेदें तो भूल चुकी थी। शायद वो ये भूल चुकी थी कि वो एक मुसलमान घराने में पैदा हुई है। गोया इसने अपनी औरत होने की हद भी पार कर दी थी। हाँ, लेकिन इसका बाप बहुत मुतमईन था, इसे हर तलक खत्म करके। वो जैसे बिल्कुल बे औलाद होकर पर सुकून था, वैसे भी मिराल जैसी औलाद से बे औलाद होकर बेऔलाद होकर रहना बेहतर था। पूरे घर में हंगामा मचा हुआ था, लेकिन वो किसी इंसान की शादी का शोर नहीं, बल्कि रेप्टू बाबू की बारात निकलने वाली थी, और वो चंपाकली को लेने जा रहा था। बड़ी जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया जा रहा था। अरीस असीर तो सुर्ख रंग की फ्राक में बेहद खूबसूरत लग रही थी, जबकि नायरा, रुखा और काका भी अपनी तैयारी मुकम्मल किए हुए थी। बस जीनत ही थी जो हर काम में लेट हो रही थी, क्योंकि इसे खुद से पहले आदिया को तैयार करना था। मद हजरात तो आजकल सिर्फ और सिर्फ शाविर की सियासत के चक्रों में लगे हुए थे। इनके पास तो टाइम ही नहीं था इन सब चीजों के लिए। इसीलिए वो सारी लेडीज इन्हें इग्नोर करते हुए खुद ही बारात लेकर निकल पड़ी थी। रुबाब अपनी सब चमकती फ्रॉक पहने हाथ में छोटी सी ट्रे लिए अंदर इधर से उधर भाग रही थी। अरे ये चंपाकली के गुलाब के फूल कहाँ रखे हैं? वो बारात का वेलकम करते इन्हें अपने क्वार्टर में लेकर आई थी, साथ ही साथ शोर भी कर रही थी। दूसरी तरफ आशीष सोफे पर बैठी अपनी हंसी रोक रही थी, हाथ में कैमरा लिए रेप्टू का फोटोशूट में मसरूफ थी। हाँ रेप्टू, तुम थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखो। और खुदाया, ये तो छलांग मारकर भाग गया। आसिर कैमरा नीचे करते हुए परेशानी से बोली, जबकि नायरा और काका इसके पीछे दौड़ लगा चुकी थी। रेप्टू को पकड़ने के लिए आखिरकार पूरी लेडीज गैंग को एक कोने में जाल बिछाकर बैठना पड़ा। जैसे ही वो कूदा, साथ ही छलांग मारकर इसे काबू कर लिया गया। बारात के लिए एक छोटा सा खिलौना रिक्शा निकाला गया था, जिस पर रेप्टू को बिठाकर हावती ने चंपाकली के कमरे की तरफ मार्च किया। धमाल बजाती हुई चंपाकली तैयार हो रुबाब मुसलसल जोर से आवाजें लगा रही थी, तेरे सरताज आ गए हैं। चंपा कली बेगम को लाल छोटे से दुपट्टे में लिपटा गया था, और उनकी नाक में एक नन्ही सी नकली नथ भी लगा दी गई थी। जैसे ही रेप्टू करीब आया, चंपाकली ने एक जोरदार थप्पड़ इसके कान पर मारा। रुबाब, अरे इसका तो निकाह के वक्त ही तलाक हो जाएगा। रुबाब ने मुंह पर हाथ रखते हुए चीखी थी। आसिर हंसते हंसते दूरी हो गई। ये तो अरे अच्छा अच्छा बोलो रुबाब बाजी, ये तो शादी बहुत लंबे अरसे तक चलेगी। हमारी फैमिली की सबसे शार्प जोड़ी है, देख लेना अगले हफ्ते तक दोनों अलग कमरा मांग लेंगे। चलो चलो, अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी रस्म करते हैं। असीर ने जल्दी मचाई। जैसे शादी की मिठाई, शादी की रस्म में बकायदा दो गाजर बतूर बतौर दूल्हे ने एक दूसरे की तरफ धकेल कर खाया, और इस तरह से चंपाकली रुखसत होकर अपनी सैया जी के साथ शाह हवेली पहुंच गई थी। आखिर में सबने खूब शोर शराबा किया, और रेप्टू चंपाकली की जोड़ी को एक नए जोड़े के कमरे छोटे से पालने में सजाकर एक बहुत खूबसूरत रैपट हाउस था, और ये शादी का गिफ्ट शाबिर की तरफ से आसिर को मिला था, शादीशुदा जोड़ी के लिए, जिसमें इन दोनों को छोड़कर काका दरवाजे पर ऐलान कर रही थी, अब कोई अंदर नहीं जाएगा, हनीमून टाइम है। आशिक का इंतजार लम्हा बा लम्हा बढ़ता चला जा रहा था। अखराज की कोई खबर नहीं थी, जैसे वो कहीं वक्त की धुन में खो गया था। दिल की बेचैनी हद से ज्यादा थी। अगर जिया ना होती तो शायद वो पागल हो चुकी होती। जिया का साथ, इसके लम्स की गरमाइश, इसकी बातों का सहारा आशिक की हवास को बिखरने से रोके हुए था। बार बार अखराज का ख्याल एक रूप में आता, आर्मी के यूनिफॉर्म में मबलूस संजीदा आंखें और परवकार चाल के साथ। वह कितना दिलकश लगता था इस वर्दी में, और आशी ने हमेशा जाने की उस हकीकत से नजर चुरा ली थी। मगर आज आज दिल ने वो चोरीशुदा लम्हे जोर से पुकारे थे। दिल ने इफ्तराफ किया था कि अखराज की मौजूदगी मोहब्बत में नहीं थी, वो उसकी सांसों का तसलसल था। खिड़की के पास झांकते हुए हर आती जाती हवाएं से अखलास की खुशबू में लिपटी हुई महसूस होती। वो वर्दी में मामूली संजीदा चेहरे के साथ जब हंसता था तो आशी की दुनिया जैसे रोशन हो जाती थी। एक आंसू खामोशी से इसके गाल पर फिसल गया। बस इसकी में खुद से सरगोशी करने लगी। कहाँ हो आप अखरास? क्या आपको खबर है कि आपकी गैर मौजूदगी में किस खाई में धकेल रही है?
वो खुद को रोने से रोक रही थी। तभी जिया की हल्की सी हरकत ने इसका ध्यान तोड़ा। वो नरम सा करा रही थी, आंखें बंद किए बेचैनी से करवट बदलने की कोशिश कर रही थी। आशी फौरन इसके पास आ गई और नरमी से अपने बाहों में लगाकर सीने से लगा लिया। तुम ना होती तो मैं टूट जाती। तुम मेरी हिम्मत हो जिया। वो जिया ने इसके सीने से चेहरा लगा जैसे वो इसके दर्द को महसूस कर रही है। आशी ने इसके बालों को चुमा और आंखें बंद करके हरास की सलामती की दुआएं मांगने लगी। मुजावर बेटा, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये सब मसला इतनी आसानी से हल हो सकता था। काश मैं पहले ही इन सब बातों को समझ लेता। मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ। फारूक साहब ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इनकी आंखों में बेतहाशा नरमी थी, एक बाप जैसे अपनाई है, जैसे बरसों बाद कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। आज इन्हें आए हुए 30 दिन मुकम्मल हो चुके थे और ये 30 दिन तो जैसे फलक झपकते ही गुजर गए थे। इन्हें यहाँ 1 महीना हो चुका था। यकीन करना मुश्किल था। फारूक साहब अपनी बेटी के साथ ऐसे मसरूफ हुए थे कि दिन गुजरे का पता भी न चला और नूरम की मस्तियां भी अरूज पर थी। जबकि मुजावर ने न सिर्फ ये मामला सुलझाया था बल्कि फारूक साहब के दिल में अपना ऐसा मकाम बना लिया था जो सिर्फ अपने ही बना सकते हैं। अंकल, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। आप खुद ही कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ और फिर मेरे आने से आपकी बेटी की कमी पूरी हो गई है, फिर आप अपना बेटे का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं। वो मुस्कुराया, मगर इसकी मुस्कुराहट में नरमी और हलूस की झलक थी। फिर वो थोड़ा सा संजीदा हुआ, जैसे दिल की बात लबों पर आ गई हो। बस आपको ये बताना था कि आपका मसला मुकम्मल तौर पर हल हो चुका है। अब मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहता हूँ। वो संजीदगी से बोला। तो चंद लम्हों के लिए वहाँ खामोशी छा गई थी। रूहा को मेरी जरूरत है, वो अकेली है, मैं इसे इस वक्त तनहा नहीं छोड़ सकता। वो खुद को मजबूत जाहिर करती है, लेकिन मैं जानता हूँ इसे मेरी जरूरत है। मेरी रूहा शेरनी है, हर सिचुएशन को अकेले हैंडल कर सकती है, लेकिन इस वक्त मेरा इसके पास होना बेहद जरूरी है। इसकी आवाज में वो फख्र था और बेशक रूहा जैसी बीवी पर फख्र किया जा सकता था। फारूक साहब ने एक लम्हे के लिए निगाहें चुराई। दिल में जैसे भारी हो गया हो। मुजावर का जाना मतलब नूरम भी जा रही थी। वो जो 30 दिन में घर की रौनक बनी रही, हर सुबह इसके साथ चाय पीती, हर शाम इसके सवालों का मुस्कुराकर जवाब देती। वो बेटी के बगैर कैसे रहेंगे। ये ख्याल दिल में आया तो जैसे सब कुछ ठहर गया था। इसके अंदर एक खालीपन उभरने लगा जैसे वो लफ्जों में भी नहीं ला सकते थे। शाबिर अपने वादे पूरे कर रहा था, वो वादे जो उसने सियासत में कदम रखने से पहले आवाम से किए थे। गांव के लोग हैरान भी थे और मुतमिन भी कि पहली बार किसी ने अल्फाज को अमल में बदला था। जिस हलूस और जज्बे से शाबिर ने खुद को हुकूमत के लिए पेश किया था, वो सबके दिल को छू गया था। लोग इसके असम को देखकर इसके साथ खड़े हो गए थे। बसम इसका करीबी साथी कदम ब कदम इसके साथ था। वो साया बनकर नहीं बल्कि इसकी जदोजहद में अमली किरदार अदा कर रहा था। गांव के 90% लोग अब शाबिर के हक में थे और इस कामयाबी के पीछे जहां शाबिर की नीयत और मेहनत थी, वहीं बज़म की बेलौस हमायत और कोशिशें भी कार फरमा थी। बसम दिन रात मेहनत कर रहा था, दरवाजे दरवाजे जाकर लोगों को शाबिर की नीयत, इसके लिए किए कामों और उसके इरादों से आगाह कर रहा था। इसने आवाम के दिलों में वो इत्मीनान जगाया था जो बरसों से खत्म होता जा रहा था। दूसरी तरफ शाबिर ने गांव की फलाह के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सड़कें मरम्मत हो रही थी, स्कूल की हालत बेहतर बनाई जा रही थी, पानी और बिजली जैसे बुनियादी मसले पर काम शुरू हो चुका था। लोग वादे नहीं अमल देख रहे थे और यही वजह थी कि हर दिन उसका काफिला बढ़ता चला जा रहा था। शाबिर के हक में दिन ब दिन हमायत बढ़ती जा रही थी। बसम की मेहनत और शाबिर के हलूस ने आवाम के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी थी, मगर जहाँ रोशनी हो वहाँ साया भी होता है। रफाकत चौधरी, एक ऐसा पुराना सियासतदान जो बरसों से गांव की सियासत पर काबज था, अब इस बदले हुए मंजर से सख्त परेशान था। वो लोगों को खो रहा था और इसे अपना असर और रसूख मिटता हुआ मैं साफ दिखाई दे रहा था। इसके चेहरे पर वो गुरूर बाकी न रहा था जो कभी इक्तदार का आईना हुआ करता था। अब वहां सिर्फ बेयकीनी और खौफ था। वो अपने लोगों से गरज कर कहता था, ये सब वक्ती जोश है, जैसे ही इंतखाबात खत्म होंगे सब भूल जाएंगे इसके अमल वादे। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस बात वादों की नहीं की थी। गाँव वालों ने बरसों में पहली बार सच में कोई तब्दीली देखी थी और वह तब्दीली शाबिर की सूरत में आई थी। रफाकत ने जलसा बुलाया, पुराने हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की, वही झूठे वादे, वही जुबानी दावे, लेकिन इस बार मजमा खामोश न रहा। हर तरफ से तरह तरह के सवाल उठे। रफाकत से कोई जवाब न बन पड़ा। वोट तो दूर की बात, कोई भीख देने को भी तैयार न था। अगर वो आवाम से कुछ चाहता था तो पहले से आवाम के सवालों के जवाब देने थे और सवाल काफी मुश्किल थे। एक रफाकत साहब, सड़कों पर पानी कम था या आपकी नजर कमजोर थी। नौजवान की आवाज गूंजी। एक माँ ने सवाल किया, स्कूल में उस्ताद नहीं थे या आपको वक्त नहीं मिला था। रफाकत के चेहरे पर पसीने के कतरे उभर आए। तरह तरह के सवाल थे। वो सब कुछ संभालने ही वाला था कि झूम चीरता हुआ शाबिर वहां पहुंचा। सादा सिया लबास, मजबूत लहजा और पुरअमन वकार शाबिर शाह, जो बड़े धरले से आजकल आवाम के हर सवाल का जवाब दे रहा था। रफाकत साहब, आपका दौर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ हिसाब शुरू हुए हैं। ये लोग अब सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं, और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो यकीन करें अब तालियां नहीं सिर्फ खामोशियां मिलेंगी। लोगों की निगाहें शाबिर पर जमी थी। ये पहली बात है जब किसी ने रफाकत चौधरी को यूं बेबस देखा था। रफाकत की आंखों में वही सवाल था, क्या वाकई ये लड़का मेरी जगह ले सकता है? और हजूम की खामोश नजरों में जवाब छुपा हुआ था, हाँ। अब वक्त बदल चुका था। शाबिर की आंखों में ऐसी चमक थी जो रफाकत को पीछे हटने पर मजबूर कर गई थी। इसका दौर शायद नहीं, यकीनन खत्म हो चुका था और पीछे हटने में इसकी भलाई थी। शाबिर जैसे इंसान से पंगा लेकर वो अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर सकता था, लेकिन शाबिर का साथ देकर वो अपने लिए बेहतरी जरूर कर सकता था। और सियासत में बेशक सिर्फ अपना फायदा सोचा जाता है। शाबिर थका हारा लॉन में बैठा था। चांद की रोशनी गाँव की सड़कों पर फैली हुई थी। बस हमने आकाश के सामने बैठते चाय का
कप उठाते हुए कहा था, शाबिर तुम खामोश क्यों हो? कभी कभी लगता है मैं वादे पूरे नहीं कर पा रहा। लोग बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। शाबिर ने गहरी सांस ली और चाय का कप थामा। तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे असम की बदौलत, तुम्हारी हरगिज परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये शुरुआत है शाबिर, आगे भी बहुत कुछ बाकी है। बसम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा था। शाबिर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, हर फैसला मुझे मजीद परेशान करता है। शाबिर ने चाय का एक घोंट लिया था। ये सब आजमाइश है, तुम्हारा रास्ता साफ है, कामयाबी तुम्हारी है। बज़म ने यकीन से कहा तो शाबिर ने इसे शुक्रगुजार नजरों से देखा था। तुम ठीक कहते हो, ये शुरुआत है। तुम्हारी बातों ने मुझे तसल्ली दी है बज़म। अब ये सफर बहुत लंबा तय करना है। लगता है यहाँ बार बार गिर कर उठना होगा। यकीनन हर सुबह की तरह कल सुबह भी एक नई शुरुआत होगी। वह हल्का सा मुस्कुराकर बोला तो बज़म भी मुस्कुराया था। ठीक है, तुम चाय एंजॉय करो, मैं तुम्हें से सुबह मिलता हूँ। गुड नाइट। वो कहते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया तो शाबिर ने एक गहरा सांस लिया था। सुबह अपनी हालत सुधार देना। इस गाँव के सरपंच हो तुम, ऐसे मजरूब बड़े अच्छे नहीं लगते। पूरे गाँव को खबर लग चुकी है कि तुम्हारी बीवी मायके गई हुई है। ऐसी आशिकी गाँव के सरपंच पर सूट नहीं करती। गाँव के सरपंच कम टीनेजर लवर ज्यादा लगते हो। पीछे से शाबिर की ऊंची आवाज में कहा तो वह एक लम्हे के लिए रुका, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। दिन तेजी से गुजर रहे थे। जहां एक तरफ असीर की डिलीवरी की तारीख करीब आ रही थी, वहीं शाबिर के लिए नई जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही थी। गांव में जो कुछ भी हो रहा था, इसका असर उसे मुसलसल महसूस हो रहा था। वो हर दिन की तेज रफ्तारी और बढ़ते हुए दबाव में खुद को एक नई कश्मकश में पाता था। शाबिर के जहन में असीर की डिलीवरी और गाँव के हालात का तर्कजा गूंज रहा था। असीर की डिलीवरी डेट और इलेक्शन की डेट साथ साथ आ रही थी। इसे ये समझना था कि इन तमाम तब्दीलियों में वो किस तरह से अपने वादों को पूरा करेगा और अपने रास्ते पर कायम रहेगा। ये ले भाभी टिकट्स आ चुकी हैं। हम कल शाम की फ्लाइट से पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। मुजावर हाथ में टिकट्स लिए खुशी से बता रहा था। दुर्रम ने चूम कर इसे देखा। वो इस वक्त बाबा को खाना खिला रही थी। लेकिन मुजावर का मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान वापस जा रही हूँ। वो हैरान थी, अंदाज में नरमी थी मगर बात वाजिया थी। लेकिन भाभी काम मुकम्मल हो चुका है, अंकल भी अब ठीक है। अब हमें वापस चलना चाहिए। और आपने कहा था कि मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं बाबा के पास रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा रही। कि अगर आप जाना चाहते हैं तो बेशक चले जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं यहीं रहूंगी अपने बाबा के पास। मुजाविर एकदम साख्त हो गया था। इसने नरम को ऐसे इनकार करते शायद पहली बार देखा था। लेकिन नूरम भाभी हमें तो वापस जाना ही है ना, वैसे भी एक माह हो चुका है यहाँ। अब मजीद यहाँ रुक कर क्या करेंगे? और इंशाल्लाह फारूक अंकल खुद जल्द पाकिस्तान आ जाएंगे। वो जैसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। नूरम ने नजरें झुका ली, लेकिन आवाज में कोई झिझक नहीं थी। नहीं मुजावरा का मेरा फिलहाल वापस जाने का कोई इरादा नहीं। मैं बाबा के साथ ही पाकिस्तान जाऊंगी जब वो आएंगे। अभी मैं कहीं नहीं जा रही। इसका जवाब दो टुक था, मगर लहजे में इतमाद था। मुजावर थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया था। वो जानता था कि नूरम और बरजम के दरमियान कुछ कशीदगी चल रही है। ऐसे ये भी मालूम था कि नूरम इससे बात नहीं करती, फोन नहीं उठाती। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो पाकिस्तान जाने से इनकार कर देगी। ये इनकार इसके लिए गैर मुतवक्को था। बेटा तुम पहले बरसम से बात कर लो इस बारे में, देखो वो क्या कहता है, फिर ही कोई फैसला करना। फारूक साहब ने नरमी से बात करते हुए मामला सुलझाने की कोशिश की थी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी पैदा हो। वो बहुत प्यार से समझा रहे थे, मगर नूरम के चेहरे पर वो नरमी नहीं रही थी। इसकी आंखों में जिद और लहजे में सख्ती आ गई थी। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। इसका लहजा तलख था। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। अगर मुझे नहीं जाना तो इसका मतलब यही है कि मैं नहीं जाना चाहती और बस। इसने मजीद कुछ सुने बगैर कदम उठाए इसने मजीद कुछ सुने बगैर कदम उठाए और गुस्से से वहां से चली गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए इसने कदम तेज और भारी थे, जैसे हर कदम पर अपनी जिद को और मजबूत कर रही हो। नीचे खड़ा मुजावर सिर्फ उसे जाता हुआ देखता रहा था। इस पर वो कुछ नहीं कह सका था। माँ बेगम के अरे ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे नहीं आएगी वो? माँ बेगम के लहजे में सख्ती थी और परेशानी भी साफ झलक रही थी। मुजावर वो माँ बनने वाली है, 7वां महीना शुरू होने वाला है इसका। इस वक्त इसे हमारी अपने छोर की अपने घर की सबसे ज्यादा जरूरत है। कुछ ही दिन में घर में असीर के बच्चे की किलकारियां गूंजने लगेंगी। ऐसे में हमें बजम की औलाद का भी इंतजार है। उन्होंने जोर देकर कहा, जैसे हर लफ्ज बजम के दिल पर गिरता जा रहा था। अरे दूसरे मुल्क में अकेले कैसे छोड़ देंगे हम उसे? बाप है माना, लेकिन इस वक्त की तकलीफ, इस वक्त का नाजुकपन सिर्फ माँ या शोहर ही समझ सकता है। फोन दो नूरम को, मैं खुद बात करती हूँ। उन्होंने मुजावर से वीडियो कॉल पर गुस्से में कहा था। जी माँ बेगम मैं बात करवाता हूँ। मुजावर बेबस सा बोला, चेहरे पर परेशानी की लकीरें वासिया थी। मैं खुद परेशान हो गया हूँ। नूरम भाभी ने तो साफ इनकार कर दिया है वापसी से। फारूक साहब ने भी समझाया, फारूक अंकल ने भी समझाया, मैं भी समझाता रहा। खुद उनके कमरे में गया मगर वो अपनी बात पर अड़ी रही थी। कहती है वो अपनी मर्जी की मालिक है। माँ बेगम सुन रही थी मगर नजरें बार बार इसके वजूद की तरफ जा रही थी जो इनके सामने बैठा था। बजम खामोश, बोझल, थका थका सा था। 1 महीने से इसकी हालत अजीब थी। ना वक्त पर खाना, ना वक्त पर नींद। कभी रात गए तक खिड़की के पास खड़ा रहता, कभी कमरे के अंधेरे में बैठा सिगरेट जलाता, फिर राग बनने तक उसे देखता रहता। आंखों के नीचे स्याह हल्के, होंठों पर खामोशी और दिल में शायद नूरम की जुदाई की चिंगारियां। वो बरसम जो कभी शेर जैसा चीता था, आज रांचा बनकर माँ की आंखों के सामने बैठा हुआ था। माँ बेगम का दिल कट कर रह गया था, लेकिन वो बेटे को इस हालत में देकर कुछ भी कहने से कासर थी। सिर्फ दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, अल्लाह नूरम को वापस भेज दे, वरना मेरा बेटा कहीं टूट ना जाए। माँ बेगम आप परेशान ना हो, नूरम वापस आ जाएगी। बरसम ने बहुत नरमी से कहा था, जैसे खुद को भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। फिलहाल वो अपने बाबा के पास रहना चाहती है, हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इसकी भी एक मर्जी है। अगर वो इस वक्त आने के हक में नहीं तो हमें इसकी बात का एहतराम करना चाहिए। माँ बेगम ने हैरत से अपने बेटे को देखा था। बरसम बेटा तुम्हें इरादा लग रहा है इसका वापस आने का? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो यहाँ से भागना चाहती है। माँ बेगम का लहजा कदरे तल हो गया था। ना वो तुम्हारा फोन उठाती है, ना तुमसे बात करती है। क्या तू अंधे होके कुछ समझ ना आए? अम्मा बेगम के साथ बैठी अमना बेगम ने हमेशा की तरह सख्त बात की थी।
वो सच कह रही है भाभी, मैं भी कुछ ठीक नहीं महसूस कर रही। इस लड़की का तरीकाकार मुझे ठीक नहीं लग रहा। चाची आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा हरगिज नहीं है। बसम ने एक ठंडी सांस भरी, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नूरम वादा करके गई है, वो वापस आएगी और नूरम अपने वादे नहीं तोड़ती। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। नहीं मालूम इसने तुमसे क्या वादे किए हैं बरसम, तुम्हारी ये हालत मुझे से देखी नहीं जाती। इनकी आवाज भीग गई थी। 1 महीना भी नहीं हुआ बीवी को गए थे और तुम मजनू बनकर बैठ गए हो। ना बाल बनाते हो, ना दाढ़ी तराशते हो। अपनी आंखें देखी हैं कैसी सुर्ख हो गई, सिगरेट पर सिगरेट, होंठों पर स्याही जम गई है। बेटा अब क्या इसी हालत में गुजारोगे दिन? तुम ऐसे तो नहीं थे कभी। माँ बेगम के लहजे में दुख था। बसम ने सर झुका लिया। लोगों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी जो दिल के अंदर छुपे दर्द की गवाही दे रही थी। कभी कभी इंसान हार नहीं मानता, बस सब्र और कर बैठ जाता है। बसम शायद अब सिर्फ सब्र कर रहा था। खुदा को मानिए माँ बेगम, मेरी ये हालत आपकी बहू की जुदाई में नहीं बल्कि आपके बेटे शावीर के जुल्म सितम की वजह से हुई है। बसम ने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ कहा था, लेकिन आंखों में थकन छुपी हुई थी। माँ बेगम ने चूम कर इसे देखा। रात को सोने नहीं देता, दिन में इतना काम रहता है जैसे मैं गाँव का सरपंच नहीं, इसका जाती मुलाजम हूँ। वो हंसा, लेकिन हंसी में तकलीफ छुपी हुई थी। सांस तक नहीं लेने देता। मेरी बीवी को छोड़े, पहले अपने बेटे को समझाएं कि थोड़ा रहम करे मुझ पर। वो इस अंदाज में बोला कि माँ बेगम इसकी बात पर मुस्कुरा दी थी, मगर इनके दिल ने इसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी थकन, दर्द और प्यार की शिद्दत को पहचान लिया था। बसम ने बात का रुख बदल दिया था। नूरम वहाँ रहना चाहती है, इसे रहने दे माँ बेगम। जब वो समझेगी कि अब इसे वापस आना चाहिए, वो आ जाएगी। अब बस इसकी फिक्र छोड़े, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। बल्कि शावीर के इलेक्शन खत्म होते ही मैं कुछ चाहूंगा इसे लेने के लिए। ये वादा रहा। माँ बेगम की दिल की धड़कन जरा थमी, मगर फिक्र अब भी उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। शायद वो जानती थी कि कुछ कहानियां सिर्फ वादों से पूरी नहीं होती।